हेलो हेलो। गुड मॉर्निंग भारत, कैसे हो भाई? एक्चुअली कल शाम को मैंने शेड्यूल बनाया था सुबह 9 बजे का। पता नहीं वो शो नहीं हो रहा था, आई डोंट नो व्हाई। और इसीलिए हम लोग थोड़ा सा लेट है। मस्त है भारत। चलिए, आज जो है ना, अपन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट जितने भी पार्ट्स हैं उसको कवर अप करने की कोशिश करेंगे जहां से इंटरव्यू में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है ना? देखिए, बेसिक सबनेटिंग वगैरह अब हमें पता है। राउटर के बारे में बस थोड़ा सा बेसिक पता करना है। उसके बाद देखेंगे कि क्या क्या क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए, अगर हम लोग राउटर की बात करें, ठीक है ना, सपोज दिस इज द राउटर। ठीक है ना, ये हमारा राउटर है। तो राउटर इज द बेसिकली अ फॉरवर्डिंग डिवाइस। ठीक है ना, फॉरवर्डिंग डिवाइस। ठीक है, लेयर 3 डिवाइस भी बोलते हैं, लेयर 3 डिवाइस भी बोलते हैं। तो दिस इज द फॉरवर्डिंग डिवाइस। ठीक है ना, बेस्ड ऑन आईपी एड्रेस, बेस्ड ऑन आईपी एड्रेस। कभी कभी इसको इंटेलिजेंस डिवाइस भी बोलते हैं। ठीक है ना, समटाइम्स सेज इंटेलिजेंट डिवाइस। ठीक है ना, इसको इंटेलिजेंट डिवाइस भी बोलते हैं। ठीक है, तो राउटर का अगर आप बेसिक कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो बेसिक कॉन्फ़िगरेशन राउटर का कुछ इस तरह से दिखता है। अगर इसी राउटर को खोल करके देखना चाहते हो तो यहां पर ये हम बेसिक स्ट्रक्चर बता रहे हैं। इसके अलावा बहुत सारी चीजें हो सकती है, बट आई एम जस्ट शोइंग यू द बेसिक स्ट्रक्चर। ठीक है, लाइक दिस। ठीक है, इस तरह से। तो ये हमारा राउटर का सबनेट आईडी होता है, सबनेट आईडी। ये हमारा होता है सबनेट मास्क, सबनेट मास्क। और ये होता है इंटरफेस। इंटरफेस क्या मतलब है इसको समझिए। ठीक है ना, सपोज इस राउटर से 3 सब नेटवर्क क्रिएट किया गया है। इसको आप लिख लो, फिर मैं बताता हूं। ठीक है ना, ठीक है। चलिए, तो इस राउटर से जस्ट इमेजिन कि 4 छोटे छोटे सब नेटवर्क्स है इस तरह से। ठीक है ना, इस तरह से 4 छोटे छोटे सब नेटवर्क्स है कनेक्टेड। ठीक है, ये छोटे छोटे सब नेटवर्क है। अगेन यहां पर राउटर होगा, अगर सब नेटवर्क है तो राउटर होगा ही होगा। ठीक है ना, तो सपोज इस राउटर का नेट आईडी है .0/24 और हमें 4 सब नेटवर्क बनाना है। तो 4 सब नेटवर्क बनाना है तो 4 सब नेटवर्क के लिए कितना बिट चाहिए? सी सबनेट मार्क्स है /24, इसका मतलब एक्सेसिबल बिट कितना है भाई? 8 बिट है। ये मैं दिखा रहा हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये 8 एक्सेसिबल बिट है। कहीं ना कहीं से ये जो है किसी ना किसी ऑर्गेनाइज आईएसपी से लिया गया होगा। आपने जो आईपी एड्रेस है वो आईएसपी से लिया होगा। ठीक है ना, तो आईएसपी से आपने एक आईपी एड्रेस लिया, आईएसपी ने आपको सबनेट मार्क्स भी दिया। तो सबनेट मार्क्स को देख करके समझ में आ रहा है कि टोटल एक्सेसिबल बिट कितने हैं? 8 एक्सेसिबल बिट है। तो हमें सब नेटवर्क कितने बनाने हैं भाई? 4 सब नेटवर्क बनाने हैं। तो इफ वी वांट टू कंस्ट्रक्ट 4 डिफरेंट सब नेटवर्क, तो 4 सब नेटवर्क बनाने के लिए कितना बिट चाहिए? 2 बिट चाहिए। ठीक है ना, तो वो 2 बिट हम लोग क्या करेंगे? इसी एक्सेसिबल बिट से कंज्यूम करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से समझना। सपोज ये हमारा एक्चुअल आईपी एड्रेस था 200.200.200 एंड दिस वन। ठीक है, यहां तक डिफॉल्ट सबनेट मास्क था। ये मास्किंग किया हुआ था किसके थ्रू? तो दीज आर मास्क्ड बाय आईएसपी। भाई आईएसपी के द्वारा सबनेट मास्क कितना है? /24। तो ये ऑलरेडी आईएसपी के द्वारा मास्क किया हुआ है, आईएसपी के थ्रू मास्क किया हुआ है। इसका सिंपल सा मीनिंग क्या है? द यूजर और द ऑर्गेनाइजेशन कैन नॉट मॉडिफाई द स्टार्टिंग 24 बिट। नाउ द यूजर वांट टू क्रिएट द 4 सब नेटवर्क।
मेरा खुद का लैंड है और उस लैंड को मैं 4 पार्ट में डिवाइड करना चाहता हूं, तो उसकी जिम्मेदारी मेरी होगी ना। तो उसके लिए जो भी कंजम्पशन है वो मेरे पार्ट से होगा, दूसरे के लैंड से नहीं होगा। बात समझ में आ रहा है? तो अब यूजर या ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपने अंदर 4 सब नेटवर्क क्रिएट करना चाहता है, तो उसके लिए बिट भी अपने ही एक्सेसिबल बिट से कंज्यूम करेगा, ठीक है ना। तो ये एक्सेसिबल बिट है और इसमें से 2 बिट मैंने कंज्यूम कर लिया है, 2 बिट्स कंज्यूम फॉर सबनेटिंग। 2 बिट किसके लिए कंज्यूम किया गया है मेरे दोस्त? तो सबनेटिंग के लिए। तो सब नेटवर्क क्या क्या बन सकता है 2 बिट से? 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। यस और नो? 4 सब नेटवर्क बन सकते हैं। तो मेरे दोस्त अगर इन सभी बिट को अगर आप 0 कर दो, ठीक है ना। अब हर एक सब नेटवर्क में ये क्या है? ये एक्सेसिबल बिट है। हर एक सब नेटवर्क में कितने बिट एक्सेसिबल है? 6 बिट एक्सेसिबल है। तो मेरे दोस्त अगर 6 बिट एक्सेसिबल है तो सबनेट मार्क्स क्या होगा? /26। अंडरस्टूड है? अगर हर एक सब नेटवर्क में 6 बिट एक्सेसिबल है तो सबनेट मार्क्स कितना होगा? /26। तो अंडरस्टूड है कि हर एक सब नेटवर्क का सबनेट मार्क्स होगा /26। अब हमें नेट आईडी डिसाइड करना है। तो नेट आईडी क्या होता है? फर्स्ट आईपी एड्रेस। तो फर्स्ट आईपी एड्रेस इस सब नेटवर्क का क्या होगा? .0, ठीक है ना। अब इन सभी को भी अगर आप 0 0 करते हो, इन सभी को भी अगर आप 0 0 करते हो, ठीक है ना, तो इस सब नेटवर्क का सबनेट आईडी कितना होगा? इस पूरे 8 बिट को देखो तो .64। यस और नो? इसी तरह से इसका क्या होगा? 128। इसका क्या होगा? 192। तो इस सब नेटवर्क का सबनेट आईडी हो जाएगा .0, इसका हो जाएगा .64, इसका हो जाएगा .128 और इसका हो जाएगा .192। इसको समझने का दूसरा तरीका भी मैंने आपको कल बताया था। हर एक सब नेटवर्क में 6 बिट एक्सेसिबल है और इस 6 बिट से कितने आईपी एड्रेस हो सकते हैं? 2 to the power 8। साफ सी बात है, सॉरी 2 to the power 6, 2 to the power 6। तो साफ सी बात है ये अगर 0 से स्टार्ट हो रहा है तो ये कहां तक जाएगा? 63 तक। तो टोटल काउंटिंग कितना हो गया? 64। तो ये 63 पे एंड हो रहा है तो ये कहां से स्टार्ट होगा? 64 से। तो 64 से यहां पर भी कितने बिट हैं एक्सेसिबल? 6 बिट। तो टोटल आईपी एड्रेस 64। तो 64 है तो ये कहां तक जाएगा? 127 तक। तो ये कहां से स्टार्ट होगा? 128। यहां पर भी 64 ऐड करो तो ये 191 तक जाएगा। तो ये कहां से स्टार्ट होगा? 192 और ये जाएगा 255 तक। तो हर एक सब नेटवर्क में ये हमारा सबनेट आईडी है, ये ब्रॉडकास्ट आईडी है। सबनेट आईडी है, ब्रॉडकास्ट आईडी है, सबनेट आईडी है, ब्रॉडकास्ट आईडी है। और इसके बीच का जो आईपी एड्रेस होगा दैट इज द .12.62, ये सभी होस्ट को अलॉट होंगे। बात समझ में आ रहा है? तो इसी के बेसिस पे हम लोग ये राउटिंग टेबल बना रहे हैं, ठीक है ना। दिस इज नथिंग बट यू कैन से द राउटिंग टेबल। राउटिंग टेबल अब समझना, ठीक है ना। अब ये सब नेटवर्क इस पॉइंट से कनेक्टेड है, ये सब नेटवर्क इस पॉइंट से कनेक्टेड है, ये सब नेटवर्क इस पॉइंट से कनेक्टेड है और ये सब नेटवर्क इस पॉइंट से कनेक्टेड है। इन सभी पॉइंट को हम लोग एक नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? इंटरफेस। इंटरफेस। तो सपोज ये इंटरफेस कनेक्टेड है M0 से, ये M1 से, ये M2 से और ये M3 से कनेक्टेड है, ठीक है। अब इसी का मैपिंग करना है राउटिंग टेबल में, ठीक है ना। तो कैसे करेंगे? तो पहला सब नेटवर्क कौन है? .0 वाला। तो क्या लिखेंगे? सबनेट आईडी 200.200.200.0। इसका सबनेट मास्क कितना है? /26। और किस इंटरफेस से कनेक्टेड है? तो M0 से। बात समझ में आ रहा है? दूसरा सब नेटवर्क कौन सा है भाई? तो 200.200.200.64। इसका सबनेट मास्क कितना है? /26। किस इंटरफेस से कनेक्टेड है? M1 से। सिमिलरली तीसरा सब नेटवर्क क्या होगा? .128। स्टार्टिंग का तो ये सेम ही रहेगा। सबनेट मास्क क्या है? /26। ये कनेक्टेड है M2 से। अगेन चौथा कौन सा है? 192। सबनेट मास्क कितना है? /26। कनेक्टेड किससे है? तो M3 से। अब एक और इंटरफेस इसमें है जो ISP के द्वारा वायर आ रहा है। तो सपोज दिस इज द इंटरफेस M4। तो सपोज
कोई भी आईपी पैकेट जो इस नेटवर्क में विजिट कर रहा है, कोई भी आईपी पैकेट, सपोज दिस इज द आईपी पैकेट विच इज विजिटिंग टू दिस नेटवर्क, तो या तो ये आईपी पैकेट का डेस्टिनेशन ये होगा या ये होगा या ये होगा या ये होगा। अगर सपोज ये आईपी पैकेट इस किसी इनमें से किसी सब नेटवर्क में बिलोंग नहीं कर रहा है, ठीक है ना, तो डेफिनेटली ये राउटर इस आईपी पैकेट को कहां से फॉरवर्ड कर देगा, इसके बाहर से। तो इसको हम लोग बाहर वाले नेटवर्क को, जो आईएसपी के द्वारा वायर आ रहा है, इस नेटवर्क को हम लोग बोलते हैं, इस नेटवर्क को बोलते हैं डिफॉल्ट नेटवर्क। क्या बोलते हैं भाई? डिफॉल्ट नेटवर्क। बात समझ में आ रहा है? तो डिफॉल्ट नेटवर्क का भी एंट्री होना बहुत जरूरी होता है राउटिंग टेबल में, ठीक है ना। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? डिफॉल्ट। इसका कोई नेट आईडी नहीं होता है, सिंपली हम लोग क्या बोलते हैं? डिफॉल्ट। और इसका सबनेट मार्क्स आप ले सकते हो, या तो ब्लैंक छोड़ दो या सब जीरो कर दो। इंटरफेस क्या होगा? M4। समझ में आया? समझ में आया भरत? चलिए, अब क्वेश्चन ये अराइज हो रहा है कि ये राउटिंग टेबल एक्चुअल में कैसे काम करता है, ठीक है ना। तो सपोज राउटर पे एक आईपी पैकेट विजिट कर रहा है, ठीक है ना। बस एक छोटा सा एग्जांपल देख लेते हैं। ये एक आईपी पैकेट है, जस्ट ट्राई टू इमेजिन दिस इज द आईपी पैकेट, ठीक है ना। अब आईपी पैकेट है, तो आईपी पैकेट के हेडर में ये सपोज डेटा पार्ट है। कोई भी पैकेट का दो पार्ट होता है, डेटा एंड हेडर। ये कौन सा पार्ट है? तो दिस इज द हेडर पार्ट। तो हेडर पार्ट में बहुत सारे एंट्री होते हैं, ठीक है ना, बट स्पेशली हम लोग यहाँ पर स्पेसिफिक एंट्री दिखा रहे हैं। एक होता है सोर्स आईपी और दूसरा होता है डेस्टिनेशन आईपी। तो सपोज जिस सोर्स पॉइंट से ये पैकेट आ रहा है उसका आईपी एड्रेस कुछ भी है, x.y.z.w, कुछ भी ले लो आप, क्योंकि सोर्स पॉइंट जहां से ये पैकेट आ रहा है वो कुछ भी हो सकता है, तो हम लोगों ने कुछ भी ले लिया है, ठीक है ना। अब डेस्टिनेशन आईपी जो है, ये हम लोग दो केसेस ले रहे हैं, पहला और दूसरा। डेस्टिनेशन आईपी जो है वो हमारा है सपोज 200.200.200. ये सपोज है 150, पहला डेस्टिनेशन आईपी। दूसरा डेस्टिनेशन आईपी है 200.195.200.150, और ये आईपी पैकेट विजिट कर रहा है ऊपर वाले राउटर्स पे, इस राउटर पे विजिट कर रहा है जो ऊपर में दिया हुआ है, ठीक है ना। तो राउटर कैसे डिसीजन लेगा? राउटर कैसे डिसीजन लेगा कि इस आईपी पैकेट को कहां फॉरवर्ड करना है, इसका डेस्टिनेशन। देखो रियलिटी में अगर हम लोग पहले डेस्टिनेशन आईपी की बात करें, तो ये डेस्टिनेशन आईपी का जो होस्ट है वो किस नेटवर्क में है, किस सब नेटवर्क में है? इस डायग्राम को देख करके बताइए। इसका आईपी एड्रेस का रेंज क्या होगा? .12.62। इसका रेंज क्या होगा भाई मेरे? तो इसका रेंज होगा .65 से लेकर करके कहां तक? .126 तक। इसका रेंज क्या होगा? तो .129 से लेकर करके .190 तक। और इसके होस्ट का रेंज क्या होगा? तो .193 से लेकर करके .254 तक। यस और नो? तो उसका मतलब क्या है कि जो डेस्टिनेशन आईपी है वो कहीं ना कहीं यहां पर बिलोंग कर रहा है। जो डेस्टिनेशन होस्ट एचबी है दैट इज .150, वो इसी राउटर के सब नेटवर्क पर बिलोंग कर रहा है। तो क्वेश्चन ये अराइज होता है कि ये राउटर कैसे फॉरवर्ड कर रहा है, कैसे फॉरवर्ड कर रहा है। तो सी, सबसे पहले आईपी पैकेट कहां विजिट कर रहा है? तो यहां पर। कहां विजिट कर रहा है? तो यहां पर, ठीक है। और ये इसी राउटर का राउटिंग टेबल है, ठीक है। तो जब कभी भी कोई भी आईपी पैकेट इस राउटर पे विजिट करेगा, कोई भी आईपी पैकेट जब इस राउटर पे विजिट करेगा, तो ये राउटर क्या आइडेंटिफाई करेगा? ये राउटर आइडेंटिफाई करेगा कि इस आईपी पैकेट का डेस्टिनेशन नेटवर्क क्या है या सबनेट आईडी क्या है। तो सबनेट आईडी को ये आइडेंटिफाई करेगा। यस और नो? किसकी मदद से? तो सबनेट मास्क की मदद से। तो राउटर के अंदर सबनेट मास्क क्या हो रहा है? /26। तो चलिए देखते हैं। तो जब ये राउटर पे विजिट करेगा तो राउटर आइडेंटिफाई करेगा, ठीक है ना, सबनेट
आईडी। और सबनेट आईडी फाइंड आउट करने का क्या तरीका है, तो जो भी आईपी पैकेट के अंदर डेस्टिनेशन आईपी है इसका वो एंड ऑपरेशन करेगा किससे, अपने सबनेट मास्क से, दैट इज द /26। तो डेस्टिनेशन आईपी क्या है मेरे दोस्त, तो 200.200.200.150। इसका अगर आप एंड ऑपरेशन करते हो /26 से करके देखना कितना आएगा, 200.200.200.128 ये आएगा 128। कौन सा मैच कर रहा है भाई, तो यहां पर मैच कर रहा है ये वाला। मींस राउटर को यह पता चल गया है कि पैकेट को किस इंटरफेस से फॉरवर्ड करना है, M2 से। बात समझ में आ रहा है, तो पैकेट को वो क्या करेगा, स्पेशली इस वाले इंटरफेस से आगे की तरफ क्या करेगा, फॉरवर्ड कर देगा। तो अननेसेसरी जो इनकमिंग पैकेट है वो बाकी के सब नेटवर्क पे विजिट नहीं कर रहा है, और ऐसा होना भी नहीं चाहिए था भाई। जो उसका एक्चुअल रूट है वही रूट से वो फॉरवर्ड हो रहा है, क्योंकि इसका डेस्टिनेशन यहीं पर बिलोंग कर रहा है। सो दिस इज हाउ द राउटर मेक अ डिसीजन, दैट इज कॉल्ड द इंटेलिजेंट डिसीजन। ठीक है ना, इसीलिए इसको हम लोग इंटेलिजेंट डिवाइस बोलते हैं। ठीक है ना, इंटेलिजेंट वे में ये क्या कर रहा है, पैकेट को यूनिकली एक पर्टिकुलर इंटरफेस से फॉरवर्ड कर रहा है। समझ में आया भरत? तो ये तो हो गया इस डेस्टिनेशन आईपी के बारे में जो फॉरवर्ड हो रहा है किससे, M2 से। अब हम लोग दूसरे आईपी एड्रेस के बारे में सोचते हैं। तो सिमिलरली इसका भी जब आप एंड ऑपरेशन करोगे, सबनेट मास्क /26 से, तो क्या आएगा 200.195.200.128। तो ये हमारा क्या है, दिस इज यू आर गेटिंग द सबनेट आईडी, अब ये सबनेट आईडी इसमें से किसी में मैच कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है, क्योंकि सेकंड वाला बाइट ये क्या है 195 किसी में भी अवेलेबल नहीं है। सो इफ नन ऑफ द एंट्री इज मैचिंग देन द पैकेट विल बी फॉरवर्डेड थ्रू द डिफॉल्ट नेटवर्क एंड दैट इज द इंटरफेस M4। ठीक है ना, तो ये पैकेट मेरे दोस्त कहां से फॉरवर्ड होगा, सो दिस IP पैकेट विल बी फॉरवर्डेड थ्रू द इंटरफेस M4। समझ में आया? जाहिर सी बात है कि ये डेस्टिनेशन आईपी का कोई भी होस्ट यहां पर है ही नहीं इसके सब नेटवर्क में, तो पैकेट को यूनिकली कहां से फॉरवर्ड करना था, तो बाहर की तरफ M4 वाले इंटरफेस से बाहर निकाल दो। मतलब इस सब नेटवर्क का आईडी कहीं और बिलोंग कर रहा है, यहां पर तो अवेलेबल नहीं है। तो राउटर क्या हो गया, एक फॉरवर्डिंग डिवाइस है, फॉरवर्ड कर रहा है यूनिकली। ठीक है ना, कुछ आईपी एड्रेस के बेसिस पे ये पैकेट को आगे की तरफ क्या कर रहा है, फॉरवर्ड कर रहा है। ठीक है ना, सही इंटरफेस पे, सही नेटवर्क पे। बात समझ में आ रहा है? तो इसीलिए इसको इंटेलिजेंस डिवाइस भी बोलते हैं। सी, ये तो हो गया हमारा कुछ काम की बातें जो कॉन्सेप्चुअल था, लेकिन आपके इंटरव्यू में बहुत सारे क्वेश्चन थ्योरेटिकल लेवल पे होते हैं। ठीक है ना, जिसको आपको थ्योरेटिकली आंसर करना होता है। ये हो गया इन डेप्थ नॉलेज चीजों को लेकर करके, और इन डेप्थ नॉलेज ही हर जगह काम आता है। मतलब फैक्ट अगर मैं बोलूं तो इन डेप्थ नॉलेज ही आपको हर जगह काम आने को मिलेगा। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा इंटरव्यू से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखते हैं। तो इंटरव्यू में कभी कभी पूछा जाता है व्हाट इज नोड, व्हाट इज नोड। ठीक है, व्हाट इज नोड सबसे पहला क्वेश्चन। तो जब कभी भी आपसे पूछा जाए व्हाट इज नोड, नोड क्या है भाई, देखिए आपने ग्राफ थ्योरी पढ़ा है, तो ग्राफ थ्योरी में दो ही चीज होता है, नोड एंड एज। ठीक है, तो नोड क्या है, तो नोड इज नथिंग बट अ डिवाइस। ठीक है ना, विच इज यूज्ड टू कनेक्ट द नेटवर्क। ठीक है ना, तो नोड हमारा यहां पर क्या हो सकता है भाई, तो नोड हमारा स्विच हो सकता है, नोड हमारा हब हो सकता है, नोड हमारा राउटर हो सकता है। ठीक है ना, नोड हमारा कंप्यूटर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है कंप्यूटर नेटवर्क के टर्म में। ठीक है ना, तो नोड इज जस्ट अ कनेक्टिंग डिवाइस।
नोड को आप कैसे डिफाइन करोगे? दिस इज नथिंग बट अ कनेक्टिंग डिवाइस, ठीक है ना। नोड हमारा क्या है? दिस इज जस्ट अ कनेक्टिंग डिवाइस विच इज यूज फॉर द कम्युनिकेशन, विच इज यूज फॉर द कम्युनिकेशन। अब आपको याद होगा कि मैंने आपको बोला था कि पहला 2 चैप्टर पढ़ लेना, पहला 2 चैप्टर आप पढ़ लेना। तो पहले 2 चैप्टर में आपको मिलेगा ओएसआई, ठीक है ना, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। तो ओएसआई एक हमारा मॉडल है, तो कंप्यूटर नेटवर्क का एक्चुअली मॉडल बनाया गया ओएसआई मॉडल, जिसको हम लोग बोलते हैं ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, इंटरकनेक्शन, ठीक है ना। तो ओएसआई मॉडल, तो कंप्यूटर नेटवर्क को जो लेयर्स आर्किटेक्चर होते हैं उसका एक मॉडल बनाया गया। ये हमारा लेयर आर्किटेक्चर है। तो इस लेयर आर्किटेक्चर में एप्लीकेशन लेयर भी होगा, ठीक है ना, प्रेजेंटेशन लेयर होगा, सेशन लेयर होगा, ट्रांसपोर्ट लेयर होगा, नेटवर्क लेयर होगा, ठीक है ना, डेटा लिंक लेयर होगा, एंड द लास्ट वन इज द फिजिकल लेयर, जिसमें से जो स्टार्टिंग के 3 लेयर है, ठीक है ना, ये सॉफ्टवेयर लेवल पे काम करता है, ठीक है ना, सॉफ्टवेयर लेवल पे काम करता है, ठीक है। जो बीच वाला है ट्रांसपोर्ट लेयर, ठीक है ना, जो बीच वाला ट्रांसपोर्ट लेयर है, इसको बेसिकली हम लोग बोलते हैं हार्ट ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, हार्ट ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, हार्ट ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, ठीक है ना, कंप्यूटर नेटवर्क, ठीक है ना। क्योंकि ये एक्चुअल में ट्रांसपोर्ट लेयर के बारे में ऑलरेडी हम लोग जानते हैं, दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन। ट्रांसपोर्ट लेयर में हम लोग क्या करते हैं? पोर्ट एड्रेस यूज करते हैं। पोर्ट एड्रेस किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? तो प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और बाकी के जितने भी अंडरलाइंग लेयर हैं, ये सभी लेयर, ठीक है ना, ठीक है ना, पैकेट के मूवमेंट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है, रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट ऑफ पैकेट, मूवमेंट ऑफ पैकेट्स, ठीक है ना। ये सभी पैकेट के मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ट्रांसपोर्ट लेयर रिस्पॉन्सिबल है प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन के लिए, प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन के लिए, प्रोसेस कम्युनिकेशन के लिए, ठीक है ना। और ये सभी यूजर लेवल पे है, ठीक है ना, ये सभी यूजर लेवल पे है, यूजर लेवल पे, ठीक है, यूजर लेवल पे, सॉफ्टवेयर लेवल पे काम करता है। क्योंकि एप्लीकेशन लेयर से डायरेक्टली यूजर क्या करता है? कम्युनिकेट करता है। प्रेजेंटेशन लेयर जिसका काम क्या है? प्रेजेंटेशन लेयर का काम है हाउ टू रिप्रेजेंट द डेटा, ठीक है ना, डेटा को कैसे सिक्योर करना है। बिकॉज वेन एवर यू आर कम्युनिकेटिंग, it might be a possibility someone can hack your data and can read it and accordingly can damage you. सपोज आप इंटरनेट एक्सेस कर रहे हो, अपने ऑनलाइन बैंकिंग एक्सेस कर रहे हो, तो आप चाहोगे ना आपका डेटा सिक्योर हो। अगर आप किसी को अपना पिक सेंड कर रहे हैं, आप चाहोगे कि वो सिक्योर हो, ठीक है ना। आप अगर आप किसी को मतलब बहुत प्राइवेट कम्युनिकेशन करना चाहते हो, मेल करना चाह रहे हो, किसी कंपनी का डेटा आप मेल कर रहे हो, तो आप चाहते हो कि वो डेटा आपका सिक्योर हो। तो ये सारा सिक्योरिटी लेवल पे जो काम होता है वो प्रेजेंटेशन लेयर पे होता है, ठीक है ना। और सेशन लेयर, ठीक है ना, उस सेशन को कितने देर तक चलाना है जिस सेशन से आप कम्युनिकेट कर रहे हो, ठीक है ना, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है सेशन लेयर। तो ये सभी सॉफ्टवेयर लेवल पे काम करते हैं, ठीक है ना। और यू कैन से द यूजर लेवल पे ट्रांसपोर्ट लेयर हार्ट ऑफ द कंप्यूटर नेटवर्क है, जो आपका प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और ये अंडरलाइन जो 3 लेयर्स है, नेटवर्क, डेटा लिंक लेयर एंड फिजिकल लेयर, दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ पैकेट्स। और ये पूरा बन जाता है ओएसआई मॉडल। तो मैंने आपको बोला था कि कंप्यूटर नेटवर्क का स्टार्टिंग का 2 चैप्टर पढ़ ही लेना, ठीक है ना, बहुत बेसिक है। एक बार पढ़ करके अपने अकॉर्डिंगली नोट्स बना लेना, हर बात समझ में आएगा। जितना मैंने पढ़ा दिया है उसके बाद आपको वहां का हर बात समझ में आएगा। और बेसिक क्वेश्चन वहां से ज्यादातर अराइज होते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग का जो 2 चैप्टर है वो इंट्रोडक्शन है पूरे कंप्यूटर नेटवर्क का। तो उसको अगर आपने पढ़ लिया तो इंटरव्यू का बहुत सारा क्वेश्चन आप इजीली आंसर कर सकते हो। बाकी जितना पॉसिबिलिटी हो सकता है वो मैंने आपको बता दिया है।
अब आते हैं नेक्स्ट, ट्रांसपोर्ट लेयर में, ठीक है ना। ट्रांसपोर्ट लेयर की अगर बात करें, ठीक है ना, तो ट्रांसपोर्ट लेयर में मेजरली दो प्रोटोकॉल यूज होते हैं, ठीक है ना। ट्रांसपोर्ट लेयर में यूज होने वाले मेजरली दो प्रोटोकॉल हैं, एक है टीसीपी और दूसरा है यूडीपी, ठीक है ना। टीसीपी का फुल फॉर्म होता है ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल, कंट्रोल प्रोटोकॉल, और यूडीपी का फुल फॉर्म होता है यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, डेटाग्राम प्रोटोकॉल, ठीक है ना। तो ट्रांसपोर्ट लेयर में यूज होने वाले ये दो मेजर प्रोटोकॉल है, ठीक है ना। ट्रांसपोर्ट लेयर में यूज होने वाले ये दो मेजर प्रोटोकॉल है, क्लियर है भाई, ये दो मेजर प्रोटोकॉल है। तो टीसीपी, टीसीपी जो है ये हमारा रिलायबल प्रोटोकॉल है, दिस इज द रिलायबल प्रोटोकॉल, ठीक है ना। रिलायबल का मतलब क्या होता है, रिलायबल का मतलब क्या होता है, आप समझना बात को। सपोज मैं भरत पे रिलाई कर रहा हूं कि अगर मैंने उसको कुछ टास्क दिया है तो वो उसको करेगा, कैसे भी करके करेगा वो, लेकिन वो करेगा क्योंकि वो रिलायबल बंदा है, ठीक है ना। अगर उसको मैंने एक टास्क दिया है और डेडलाइन दिया है कि 2 घंटे में ये काम तुमको करना है, अब वो अपना जान दे करके करे लेकिन वो करेगा, ठीक है ना। मींस अगर कोई गड़बड़ी भी होता है तो उस गड़बड़ी को सुधार कर लेगा। भाई अगर मैंने आपको कोई काम दिया है घर बनाने का, अगर किसी रीजन से कोई चीज नहीं हो पा रहा है, टूट गया, तो उसको जोड़ने का भी काम किसका है, भरत का है। बट अगर मैं बोल रहा हूं दूसरा कोई बंदा है अशोक, और मैं बोल रहा हूं ही इज नॉट रिलायबल, और यू कैन से द अनरिलायबल, इसका मतलब क्या है कि इफ देयर इज सम लॉस और देयर इज सम डैमेज देन ही इज नॉट रिस्पॉन्सिबल। पहला बात तो डेडलाइन के अंदर नहीं करेगा, दूसरा बात कि अगर कोई गड़बड़ी होता है तो उसको सुधार भी नहीं करेगा, वो जैसा है वैसे ही छोड़ देगा क्योंकि वो अनरिलायबल है, ठीक है ना, उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। तो रिलायबल का सिंपल सा मीनिंग होता है किसी पे भरोसा करना, ठीक है ना। तो रिलायबल का मतलब यहां पर बेसिकली ये क्या स्पेसिफाई करता है, ठीक है ना, क्या स्पेसिफाई करता है, इफ देयर इज लॉस, देयर इज लॉस, किसका लॉस होगा भाई, पैकेट का ही लॉस होगा। पूरे नेटवर्क में कौन घूम रहा है, पैकेट घूम रहा है। इफ देयर इज लॉस ऑफ पैकेट then it can recover, जो टीसीपी प्रोटोकॉल है वो उसको क्या करेगा, रिकवर कर देगा। लेकिन यूडीपी के बारे में अगर बात करें तो ये अनरिलायबल प्रोटोकॉल है, इट इज अनरिलायबल प्रोटोकॉल मीन्स नो लॉस रिकवरी, नो लॉस रिकवरी, यहां पर किसी भी तरह का लॉस को रिकवर नहीं किया जाता है, ठीक है ना। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ट्रांसपोर्ट लेयर करता क्या है, तो ट्रांसपोर्ट लेयर जो है ये सर्विस प्रोवाइडर है, ठीक है ना। ट्रांसपोर्ट लेयर जो है ये बेसिकली इट प्रोवाइड्स सर्विसेस किसको, टू एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल, टू एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल, ठीक है, प्रोटोकॉल बाय इम्प्लीमेंटिंग टीसीपी और यूडीपी, ठीक है ना। तो ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करता है, ये एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल को सर्विस प्रोवाइड करता है, या तो टीसीपी यूज कर करके या यूडीपी यूज कर करके। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि जो एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है, ठीक है ना, एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल बहुत सारे हैं, तो किस प्रोटोकॉल में ट्रांसपोर्ट लेयर पे टीसीपी अप्लाई करना है और किस प्रोटोकॉल पे ट्रांसपोर्ट लेयर पे यूडीपी अप्लाई करना है, ये कैसे डिसाइड करेंगे, बात समझ में आ रही है। एप्लीकेशन लेयर पे चलने वाले बहुत सारे प्रोटोकॉल्स हो सकते हैं, एफटीपी है, एचटीटीपी है, डीएनएस है, टेलनेट है, ठीक है ना, बहुत सारे प्रोटोकॉल है, ईमेल सर्विसेज है। तो देयर आर वेरियस प्रोटोकॉल रनिंग इनसाइड द एप्लीकेशन लेयर। नाउ द क्वेश्चन इज
which protocol the transport layer has to be used to provide the services to the application layer protocols. क्लियर है भाई? क्लियर है? तो एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल पे कौन सा सर्विसेज, मतलब कौन सा प्रोटोकॉल ट्रांसपोर्ट लेयर को अप्लाई करना चाहिए, टीसीपी या यूडीपी, ये कैसे डिसाइड करेंगे? ठीक है ना, ये मेन फैक्टर होता है. तो सी एज वी नो कि ट्रांसपोर्ट लेयर में दो प्रोटोकॉल यूज होते हैं, एक हमारा है टीसीपी, एक हमारा है टीसीपी, दूसरा क्या है, यूडीपी है. मुझे एक बात पता है कि टीसीपी हमारा रिलायबल प्रोटोकॉल है. रिलायबल मतलब कि अगर कोई लॉस होता है तो उसको वो रिकवर कर सकता है, ठीक है ना. लेकिन यूडीपी हमारा अनरिलायबल प्रोटोकॉल है, इट कैन नॉट रिकवर द लॉसेस. मींस ऐसा एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल जहां पर लॉस जो है वो बियरेबल है, ऐसा एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल जहां पर लॉस बियरेबल है, वी कैन यूज द यूडीपी. लेकिन ऐसे एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल जहां पर लॉस बियरेबल नहीं है, जिसको लॉस, जहां पर लॉस बियर नहीं किया जा सकता, बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, वहां पर हम लोग किसको यूज करेंगे, यूडीपी को. तो एक छोटा सा पॉइंट लिखते हैं पहले, ठीक है ना. द एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल, द एप्लीकेशन लेयर, इसको नोट दे करके लिखना, ठीक है. द एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल्स बहुत सारे हो सकते हैं, मैं प्रोटोकॉल का ब्रैकेट में नाम भी लिख रहा हूं. एचटीटीपी आपने नाम सुना होगा, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है ना. एचटीटीपी, एफटीपी, ठीक है ना. उसके बाद है एसएमटीपी, ठीक है ना, एसएमटीपी, डीएनएस, बहुत सारे प्रोटोकॉल है, ईटीसी, ठीक है ना. तो द एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल वेयर लॉस इज bearable, we will go for UDP at transport layer, otherwise use टीसीपी. अदरवाइज हमें क्या करना है, टीसीपी यूज करना है. अब मैं एग्जांपल ले रहा हूं, समझना बात को, एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा. ठीक है, चलिए. अब सपोज आप किसी को ईमेल कर रहे हैं, तो सपोज ईमेल में मैं किसी को अपना सीवी भेज रहा हूं, जिसमें हम लोग क्या भेज रहे हैं, अपना सीवी भेज रहे हैं. तो हम चाहेंगे कि कोई भी पैकेट लॉस हो, कभी भी नहीं चाहेंगे, क्योंकि कभी भी लाइक सी, अगर आपके पास कोई भी फाइल है, समझना बात का, मेरे पास ये एक फाइल है, ये कौन सा फाइल है, तो दिस इज अ सीवी फाइल, एक सीवी फाइल है. तो कभी भी आपके पास जो भी फाइल होता है, ये सीवी फाइल आपके किस फॉर्म में होगा, पीडीएफ फॉर्म में होगा, यस और नो, पीडीएफ फॉर्म में होगा, ठीक है. तो इफ यू वांट टू सेंड एनी फाइल, तो इस फाइल का कभी भी सिंगल पैकेट नहीं बनता है. ऐसा नहीं होगा इस पूरे फाइल का नेटवर्क जो है एक ही पैकेट क्रिएट करेगा, ऐसा कभी भी नहीं होगा. होता क्या है नेटवर्क में, ये पूरा का पूरा फाइल छोटे छोटे पैकेट में ब्रेक हो जाता है. तो ये पूरा का पूरा फाइल जो है छोटे छोटे पैकेट में क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा, ठीक है ना. इस तरह से छोटे छोटे पैकेट में क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा. तो सपोज दिस इज द पैकेट नंबर 1, पैकेट नंबर 2, पैकेट नंबर 3, ठीक है ना, पैकेट नंबर 4, और ये चलता जा रहा है. ये हो गया पैकेट नंबर n-1 एंड पैकेट नंबर n. मीन्स दिस फाइल could be broken into n number of packets.
ये फाइल को हम लोग क्या करेंगे, n नंबर ऑफ पैकेट्स में ब्रेक कर देंगे। अब सपोज इस फाइल में से ये सपोज पैकेट क्या था, P5, ये वाला जो पैकेट है ये लॉस हो गया, ये लॉस हो गया। तो जब ये फाइल डेस्टिनेशन को पहुंचेगा और ये वाला जो पैकेट है ये लॉस हो गया है, मतलब कि आपके पीडीएफ फाइल में से कोई ना कोई डेटा मिसिंग होगा, कोई ना कोई डेटा क्या होगा मेरे दोस्त, मिसिंग होगा। तो जस्ट ट्राई टू इमेजिन अ सिचुएशन कि आपने अपना सीवी सेंड किया है और उस सीवी में से कॉन्टेक्ट नंबर, ईमेल आईडी और आपका बीटेक का क्वालिफिकेशन का जो मार्क्स है ये मिसिंग है। डू यू वांट इट? अब भाई मेरे कोई भी लाइक एचआर आपके सीवी को देख कर करके आपसे कभी कांटेक्ट कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, ठीक है ना। और आपके सीवी को क्या करेगा, रिजेक्ट कर देगा। बात समझ में आ रहा है? तो ये एक ऐसा एप्लीकेशन है जहां पर लॉस बियरेबल नहीं है। अगर मैं अपना सीवी सेंड कर रहा हूं तो मैं चाहता हूं कि मेरा सीवी कंप्लीटली जैसा मैंने सेंड किया है वैसा का वैसा रिसीविंग साइड पे क्या हो, रिसीव हो। यहां पर लॉस बियरेबल नहीं है। सपोज मैंने कुछ अर्जेंट मेल किया है, ठीक है ना, डिफेंस डिपार्टमेंट को, तो मैं क्या चाहूंगा, दो चीजें चाहूंगा। एक, मेरा मेल जो है वो हाईली सिक्योर्ड रहे। दूसरा ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन उसके पास पहुंचे। अब सपोज मैंने मेल किया है कि इस हिमालय बॉर्डर पे चाइनीज वाले जो है वो अटैक करने वाले हैं। अब उसमें से हिमालय टर्म ही गायब हो गया। तो अब डिफेंस मिनिस्टर या डिफेंस का कोई भी इंसान उसको उस मेल को पढ़ करके ये पता कर पाएगा? अटैक होने वाला है उसको समझ में आ जाएगा, कहां पर अटैक होने वाला है ये वो कभी पता ही नहीं कर पाएगा। तो यहां पर लॉस बियरेबल नहीं है। तो एप्लीकेशन लेयर के ऐसे एप्लीकेशंस जहां पर लॉस बियरेबल नहीं है, डेफिनेटली वी विल गो फॉर द टीसीपी। लेकिन एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। सपोज हम लोग क्या कर रहे हैं, व्हाट्सएप पे वीडियो कॉलिंग कर रहे हैं। मैंने किसी को व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल किया, तो कभी कभी होता है ना, इंटरनेट कनेक्टिविटी ऊपर नीचे होने से, ठीक है ना, धुंधला धुंधला आने लगता है, फिर सही हो जाता है। तो जब भी आप व्हाट्सएप पे बात करते हो और उस सिचुएशन पे कोई पैकेट अगर लॉस हो रहा है, मतलब पैकेट लॉस होने का मतलब क्या है कि आपको इमेज सही से दिखाई नहीं दे रहा है, या बीच में अचानक से ब्रेक होकर के फिर से वापस आ जाना, मतलब उस पॉइंट ऑफ टाइम का जो पैकेट था वो लॉस हो गया। तो जब भी आप वीडियो कॉलिंग करते हैं और वहां पर कोई पैकेट लॉस होता है तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। बीइंग अ यूजर वी आर नॉट वरीड अबाउट दिस, क्योंकि फिर से वो रिकवर हो गया, फिर से मैं उसको देख पा रहा हूं, बात कर पा रहा हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो लॉस कहां पर बियरेबल है, कहां पर नहीं है, ये हमेशा यूजर लेवल पे डिसाइड होता है। सभी को क्लियर है? ये हमेशा कहां पर डिसाइड होता है, यूजर लेवल पे। तो अगर आप किसी से वीडियो चैट कर रहे हैं, ठीक है ना, और वहां पर अगर कोई पैकेट लॉस भी हो रहा है तो यूजर को कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो उस सिचुएशन में वी विल गो फॉर द यूडीपी। बात समझ में आ रहा है? तो ये सभी एप्लीकेशन लेयर के प्रोटोकॉल्स के बिहेवियर पे डिपेंड करता है। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द बिहेवियर ऑफ एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल्स, which protocol we has to be choose in transport layer, TCP और UDP। समझ में आ रहा है भाई? ठीक है ना। तो एग्जांपल पे यहां क्या ले सकते हैं, एग्जांपल में ले सकते हैं, ठीक है ना, ईमेल HTTP, ठीक है ना, FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। FTP का फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ईमेल का मतलब सभी को पता है। HTTP का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है ना। FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है, तो किसी भी तरह का वीडियो स्ट्रीमिंग, ठीक है ना, या आप बोल सकते हो DNS, ठीक है ना, वीडियो स्ट्रीमिंग एंड DNS। तो अगर आपसे ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल के बारे में पूछेगा तो इससे ज्यादा नहीं पूछेगा, ठीक है ना। इतनी बातें सफिशिएंट है ट्रांसपोर्ट लेयर के प्रोटोकॉल को बताने के लिए। क्लियर है भाई भरत?
आगे बढ़े, आगे बढ़ा जाए भाई, ठीक है ना। राजेश पाटिल, ओके। अचानक से नए नए बंदे दिखाई देते हैं चैट बॉक्स पे। कहा भाई, पिछला सारा क्लास अटेंड किए हो क्या पाटिल साहब? मिस्टर पाटिल साहब, पिछला सारे क्लास अटेंड किए हो क्या? इट्स गुड। देखिए, एटलीस्ट सेशन अटेंड कर लो, क्या पता कौन सा क्वेश्चन कब आपसे इंटरव्यू में पूछ लिया जाए, ठीक है ना। ओके, वेरी गुड। चलिए चलिए, अब हम लोग कुछ एप्लीकेशन लेयर के इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल को देखेंगे। वी विल ट्राई टू सी सम इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल ऑफ एप्लीकेशन लेयर, ठीक है ना। एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल, लेयर ठीक है। एप्लीकेशन लेयर के कुछ इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल्स को हम लोग डील करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला है डीएनएस। डीएनएस जिसका फुल फॉर्म होता है डोमेन नेम सिस्टम। डोमेन नेम सिस्टम, ठीक है, डोमेन नेम सिस्टम। चलिए देखिए, आपको याद होगा मैंने एड्रेसिंग मोड पढ़ाया था शुरुआत की क्लासेस में, मैंने डिस्कस किया था एड्रेसिंग मोड, एड्रेसिंग मोड्स। तो एड्रेसिंग मोड में बहुत सारे एड्रेसिंग मोड टेक्निक है, ठीक है ना। यहां पर मैंने 4 तरह के एड्रेसिंग मोड डिस्कस किए थे। सबसे पहला है मैक एड्रेस, मैक एड्रेस जो कि 48 बिट का होता है, यस और नो। दूसरा है हमारा आईपी एड्रेस, आईपी एड्रेस जो कि 32 बिट्स का होता है, ठीक है ना। तीसरा था हमारा पोर्ट एड्रेस, पोर्ट एड्रेस जो कि 16 बिट्स का होता है, ठीक है। और चौथा था हमारा स्पेसिफिक एड्रेस, स्पेसिफिक एड्रेस जो कि वेरिएबल नेम का होता है, वेरिएबल साइज का होता है, मतलब इसके कोई बिट साइज फिक्स नहीं होते, ठीक है ना, बिट साइज फिक्स नहीं होते हैं। तो स्पेसिफिक एड्रेस का बेस्ट एग्जांपल है डोमेन नेम, डोमेन नेम, डोमेन नेम। फॉर एग्जांपल www.getacademy.ac.in, सपोज ये आपने लिखा है, तो ये क्या है, एक डोमेन नेम है, ये डोमेन नेम ही है ना, ये एक डोमेन नेम है। जो भी आप यूआरएल बार पे टाइप करते हो, ठीक है ना, ये हम लोग कहाँ टाइप करते हैं, यूआरएल बार पे। तो जो भी आप टाइप करते हो दिस इज कॉल्ड द डोमेन नेम, ठीक है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डोमेन नेम बोलते हैं। तो ये स्पेसिफिक एड्रेस, तो भाई किसी का डोमेन नेम का साइज बहुत छोटा होता है, लाइक www.gmail.com, ठीक है ना, तो ये डोमेन नेम का साइज छोटा है, तो इसका बिट्स में साइज अगर आप काउंट करोगे तो छोटा आएगा। किसी का डोमेन नेम बहुत बड़ा होता है, www पूरा लिखा होता है, getacademy.co.in, तो उसका डोमेन नेम का साइज बड़ा हो गया, इसीलिए मैंने यहां पर क्या दिया है, वेरिएबल साइज। अब एक बात क्लियर है कि मैक एड्रेस ये डेटा लिंक लेयर पे हम लोग यूज करते हैं, ये नेटवर्क लेयर पे यूज करते हैं, ये ट्रांसपोर्ट लेयर पे यूज करते हैं, और ये एप्लीकेशन लेयर पे यूज करते हैं। तो ये तीनों हमने बहुत अच्छे से डिस्कस कर रखा है। अब थोड़ा सा चलते हैं स्पेसिफिक एड्रेस के बारे में जो यहां पर डिस्कस होगा, ठीक है ना। स्पेसिफिक एड्रेस के बारे में देखते हैं जो यहां पर डिस्कस होगा डीएनएस में, ठीक है ना। तो अब एक बात बता रहा मेरे दोस्त, अगर सपोज यूआरएल, जब आप इंटरनेट ब्राउजर ओपन करते हो और यूआरएल पे अगर आप लिखते हो www.gmail.com, gmail.com, तो यूआरएल बार पे ये टाइप करके जब आप एंटर छोड़ते हो, ठीक है ना, जब आप एंटर मारते हो तो क्या ऑटोमेटिकली ये सर्वर से कनेक्ट हो जाता है? नहीं, नहीं मेरे दोस्त, मुझे एक बात पता है कि अगर सर्वर से कम्युनिकेट करना है तो आई नीड द आईपी एड्रेस ऑफ सर्वर, बिकॉज इन इंटरमीडिएट नेटवर्क द पैकेट कैन नॉट प्रोपागेट until and unless I have a destination IP, ठीक है ना। तो जो भी
नेटवर्क लेयर पे पैकेट बनेगा, समझना बात को, जो भी नेटवर्क लेयर पे पैकेट बनेगा इसमें दो चीजें चाहिए, एक हो गया सोर्स आईपी, एक हो गया हमारा सोर्स आईपी और दूसरा हो गया डेस्टिनेशन आईपी। तो यहां पर डेस्टिनेशन आईपी में किसका आईपी चाहिए भाई, तो सर्वर आईपी एड्रेस, सर्वर आईपी एड्रेस। बात समझ में आ रहा है? सो अंटिल एंड अनलेस यू हैव अ सर्वर आईपी एड्रेस यू कैन नॉट कॉन्टेक्ट विद द जीमेल सर्वर। आप जीमेल सर्वर से तब तक कांटेक्ट नहीं कर सकते जब तक उस जीमेल सर्वर का आपके पास आईपी एड्रेस ना हो। एंड सी, फॉर द ह्यूमन बीइंग इट इज क्वाइट डिफिकल्ट टू रिमेंबर द नंबर। सपोज आपके कांटेक्ट लिस्ट में 300 लोग हैं, तो 300 लोगों का मोबाइल नंबर 10 डिजिट का याद करके रखना बहुत डिफिकल्ट टास्क है ह्यूमन ब्रेन के लिए। यस और नो? ह्यूमन ब्रेन के लिए 300 नंबर्स को याद करके रखना बहुत डिफिकल्ट टास्क है। सब कुछ शकुंतला देवी नहीं होती है, ठीक है ना? तो ये सीरियस बहुत ही डिफिकल्ट टास्क है। तो अब नेम याद नहीं, मतलब नंबर याद नहीं रख सकते हैं, नाम तो पता हो सकता है ना, नाम तो हम लोग कैसे भी सेव कर सकते हैं, लाइक कोलकाता ड्राइवर ऐसे करके सेव करते हो ना, अगर नाम भी नहीं पता तो कुछ ना कुछ इलेक्ट्रीशियन, रमेश, रमन, ठीक है ना, सुधांशु, इस तरह से करके हम लोग कुछ भी कर देते हैं। ये सब चीजें हमें याद रहता है लेकिन नंबर याद नहीं रहता है। बात समझ में आ रहा है? तो नंबर अगर याद नहीं रहता है तो हम लोग क्या कर रहे हैं, नंबर को नाम के साथ मैप करा दिए, ताकि अगर नाम याद है तो उस नाम की मदद से हम लोग नंबर तक रीच कर सके और उस नंबर की मदद से हम उससे कांटेक्ट कर सके। यही करते हैं ना? तो यहां पर भी यही चीज होता है, ठीक है ना? यहां पर भी यही चीज होता है कि बहुत सारे लाखों सर्वर्स हैं, लाखों सर्वर्स पूरे वर्ल्ड में अवेलेबल है, लाखों क्या करोड़ों बोल सकते हो। अब करोड़ों सर्वर का आईपी एड्रेस याद करना एक ह्यूमन ब्रेन के लिए पॉसिबल नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं, रादर देन रिमेंबरिंग द आईपी एड्रेस ऑफ द सर्वर वी रिमेंबर द नेम ऑफ द सर्वर, बिकॉज इफ यू नो द नेम एंड यू हैव अ मैपिंग टेक्निक। जैसे फोन के अंदर मैपिंग टेक्निक बहुत आसान है, नंबर को आपने नाम से सेव करा दिया, तो नाम से आपने सर्च किया और डायल कर दिया, तो नाम के बैकग्राउंड में वो नंबर ऑलरेडी कांटेक्ट हो जाता है। लेकिन कंप्यूटर नेटवर्क में इफ यू रिमेंबर द नेम देन यू हैव टू गेट द आईपी एड्रेस, एंड फ्रॉम द नेम टू गेट द आईपी एड्रेस वी बेसिकली यूज अ प्रोटोकॉल दैट इज कॉल्ड द डीएनएस, दैट इज कॉल्ड द डीएनएस। ये बात समझ में आ रहा है भाई? ओके राजेश, ठीक है ना? दैट्स वाई वी यूज द डीएनएस, ठीक है ना? तो डीएनएस के बारे में क्या लिखेंगे, बहुत छोटा सा पॉइंट लिखेंगे, ठीक है ना? डीएनएस के बारे में क्या लिखेंगे, ठीक है ना? डीएनएस के बारे में, ठीक है, इट मैप्स, इट मैप्स, ठीक है ना? कभी कभी ये हैंग हो जाता है तो आप अपने तरीके से लिख लेना। इट मैप्स, ठीक है ना, डोमेन नेम टू आईपी एड्रेस, ठीक है? तो सिंपली इसको किसके लिए यूज करते हैं, तो इसको डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में मैपिंग कराने के लिए, ठीक है ना? सो दैट वंस द आईपी एड्रेस विल बी कैप्चर्ड the client or you can say the sender can request to the server, sender जो है वो सर्वर को क्या कर सके, रिक्वेस्ट कर सके। देखिए डीएनएस ओवरहेड होता है, तो सबसे पहले ओवरहेड का मतलब समझना पड़ेगा। ओवरहेड का मतलब क्या होता है? ओवरहेड का मतलब क्या होता है? एक्स्ट्रा बर्डन, ठीक है ना? ओवरहेड, जैसे ये मेरा बॉडी है, इस बॉडी पे मैंने एक बैग टान लिया तो ये हो गया ओवरहेड हमारे बॉडी पे, ठीक है ना? तो एक्स्ट्रा बर्डन, तो ओवरहेड कैन बी डिफाइंड इन द टर्म्स ऑफ लाइक बिट्स और इन द टर्म्स ऑफ टाइम, ठीक है ना? तो जाहिर सी बात है कि जब तक आपको आईपी एड्रेस नहीं मिलेगा तब तक आप सर्वर पे रिक्वेस्ट कर ही नहीं सकते हो, ठीक है ना? तो एक्स्ट्रा टाइम कंज्यूम आपको करना ही पड़ेगा। देखिए ये किसी भी नोड के लिए, सपोज आपने कंप्यूटर लेकर के आया तो आपको कोई भी
समझना बात जिससे आप कंप्यूटर खरीद रहे हैं वो पूरे वर्ल्ड का डोमेन नेम आपके कंप्यूटर में फीड करके नहीं दे सकता है। दो पॉसिबिलिटी है, सारे डोमेन नेम को अपने कंप्यूटर पे मैंने पहले से ही फीड कर दिया, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आए दिन नए कंपनी आ रहे हैं, पुराने कंपनी बंद हो रहे हैं। तो भाई नए कंपनी आएंगे तो नया डोमेन नेम मार्केट में आएगा, पुराने कंपनी बंद होंगे तो पुराना डोमेन नेम बंद हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो डोमेन नेम इटसेल्फ डायनेमिक है पूरे नेटवर्क में, तो डोमेन नेम को स्टैटिकली सिस्टम के अंदर स्टोर करना पॉसिबल नहीं है। बात समझ में आ रहा है? तो हमें ऑल द टाइम वी नीड टू सर्च आईपी एड्रेस फॉर अ गिवन डोमेन नेम। गिवन डोमेन नेम के लिए हर एक होस्ट या क्लाइंट को आईपी एड्रेस सर्च करना ही पड़ेगा, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। तो वो सर्च में जो भी टाइम कंज्यूम हो रहा है तो दैट यू कैन से ओवरहेड। तो बहुत ही सिंपल सा फंडा है डोमेन नेम का, ठीक है ना। इट इज यूज्ड टू गेट, आप बहुत सिंपली कैसे डिफाइन कर सकते हैं, द डोमेन नेम इज यूज्ड टू गेट द आईपी एड्रेस करस्पॉन्ड टू द डोमेन नेम। ठीक है, बेसिक फंडा सब समझ में आ रहा है। अब डोमेन नेम के इन डेप्थ में नहीं जाएंगे। देखिए डोमेन नेम कैप्चर करने के बहुत सारे तरीके हैं, इटरेटिव मेथड है, रिकर्सिव मेथड है, तो वो सारे मेथड्स के अंदर नहीं जाते हैं, ठीक है ना, क्योंकि उतना डेप्थ में कोई आपसे पूछेगा नहीं, वो सब गेट वेट लेवल पे रिक्वायर्ड है। चलो भाई, चलो अब आगे बात करते हैं, ठीक है, अब आगे बात करते हैं। तो ये हो गया बेसिक ऑफ डोमेन नेम। अब अगर हम लोग बात करें एचटीटीपी का, एचटीटीपी, तो एचटीटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है ना, ट्रांसफर फुल फॉर्म। देखिए कभी कभी तो फुल फॉर्म ही पूछ लिया जाता है डायरेक्ट, ठीक है ना, कभी कभी डायरेक्ट आपसे फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एचटीटीपी। वो बस चेक करना चाहता है कि बेसिक, देखिए कंपनी को कोई मतलब नहीं है कि आपको ये सब पता है या नहीं पता है। जो वर्किंग प्रोफेशनल है जैसे राजेश, उसको पता होगा कि कंपनी में काम करने का कल्चर एकदम डिफरेंट होता है। इफ यू नो द जावा, ठीक है ना, जो आप बीटेक लेवल पे जावा सीखते हो वो भी कंपनी के किसी काम का नहीं होता है। फैक्ट यही है। आपने कभी भी शिव खेरा का बुक पढ़ा होगा, यू कैन विन, बहुत ही अच्छा बुक है, पढ़ लेना, मतलब ले करके आ जाना, एक दिन में वो पढ़ने वाली चीज है नहीं, नोवेल नहीं है, ठीक है ना, इट्स नॉट अ नोवेल। जैसे कि आप चेतन भगत का नोवेल पढ़ते हैं ना, तो जब आप पढ़ना शुरू करते हैं तो बड़ा मजा आता है और ऐसा लगता है कि पूरा दिन भर पढ़ पढ़ करके खत्म कर दें। इट्स जस्ट लाइक ए नेटफ्लिक्स सीरीज। जैसे नेटफ्लिक्स सीरीज में क्या होता है कि अगर आपने देखा और मजा आना शुरू हुआ तो आप पूरा पढ़ते पढ़ते खत्म ही कर देते हो, मतलब सॉरी, देखते देखते आप पूरा सीरीज खत्म कर देते हो, चाहे उसके लिए 8 घंटा कंटिन्यूअस क्यों ना बैठना पड़े। वैसे ये चेतन बुक का, चेतन भगत का जो नोवेल है वो कुछ ऐसा ही है, और ऐसे बहुत सारे नोवेल्स हैं। लेकिन शिव खेरा का वो जो बुक है यू कैन विन, ये वर्किंग प्रोफेशनल के लिए बहुत ही मजेदार बुक है, कभी भी टाइम मिले तो इसको पढ़ना, ठीक है ना। एक बुक है यू कैन विन, विन, रिटन बाय शिव खेरा। शिव खेरा, देखिए शिव खेरा एक मोटिवेशनल स्पीकर भी है और एक प्रोफेशनलिस्ट भी है, ठीक है ना। बड़े बड़े कंपनी में इसको मोटिवेशन पर्पस से बुलाया जाता है, बड़ी बड़ी कंपनी में एचआर राउंड में शिव खेरा को बुलाया जाता है, मतलब ये एचआर इंटरव्यू भी लेता है खुद, ठीक है ना। तो पूरे इंडस्ट्री, जितने भी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री है ना, या जितने भी वर्किंग इंडस्ट्री है, उसको ऑब्जर्व करते हुए शिव खेरा ने ये बुक को लिखा था, इस बुक को लिखा था। तो शायद क्या पता इंटरव्यू के एचआर राउंड पे आपको काफी मदद मिल जाए इस बुक को पढ़ने के बाद। तो इस बुक का मेन मोटिव मैं आपको बता दे रहा हूं, इस बुक का मेन मोटिव दो ही था, मतलब शिव खेरा के ये बुक लिखने का मेन मोटिव दो था। सबसे पहला मोटिव है पॉजिटिव एटीट्यूड, पॉजिटिव एटीट्यूड, ठीक है ना।
दूसरा जो मेन मोटिव है इस बुक को लिखने का वो है ठीक है ना, रियलाइज योर एजुकेशन, रियलाइज योर एजुकेशन, ठीक है ना, मतलब कि ठीक है ना, ओनली 10 to 50% of your education matters in company, ठीक है। सिर्फ आपका 10 से 15% पढ़ा हुआ चीज ही कंपनी के काम आने वाला है, बाकी कोई भी चीज आपका काम नहीं आने वाला है। वो भी 10 से 15% क्या, बेसिक सिंटैक्स। जावा में जो आप बेसिक सिंटैक्स पढ़ते हो ना, क्लास कैसे बनाना है, ठीक है ना, या सी प्रोग्रामिंग अगर आप पढ़ रहे हो, ठीक है ना, और सपोज आप किसी माइक्रो प्रोसेसर वाले कंपनी में काम कर रहे हो, ईएमआई का नाम आपने सुना होगा, अमेरिकन मेगा ट्रेंड करके है जो मदरबोर्ड बनाती है, ठीक है ना, या सिस्को में अगर आप जा रहे हो जो राउटर पे काम करता है, तो बस वो ये चेक करता है कि आपको बेसिक आईपी एड्रेसिंग ये सब का कॉन्सेप्ट पता है या नहीं है, बाकी चीजें वो आपको सिखा देगा, ठीक है ना। तो आपका सिर्फ जो भी आपने बीटेक में पढ़ाई किया है उसका सिर्फ 10 से 15% ही कंपनी के काम आने वाला है, बाकी चीज कंपनी को कोई मतलब होता ही नहीं है कि आपने क्या पढ़ रखा है क्या नहीं पढ़ रखा है। एंड सेकंड वन इज द पॉजिटिव एटीट्यूड। तो प्राइम फोकस है इस बुक का, दैट इज द पॉजिटिव एटीट्यूड। पॉजिटिव एटीट्यूड का मतलब है कि डाउन टू अर्थ रहना, इंसान को सिचुएशंस को हैंडल करना, प्रेशर को हैंडल करना। सपोज इफ यू आर डीलिंग विद द 10 पीपल इन योर कंपनी, आप उसके बॉस है, तो आप उसको कैसे डील कर रहे हैं, कैसे आप उनसे काम निकलवा रहे हैं, आपके बात करने का वे क्या है, ठीक है ना, समझाने का वे क्या है, हाउ यू कैन हैंडल द प्रेशर। अगर क्लाइंट साइड से प्रेशर आ रहा है तो उसको आप कैसे हैंडल कर रहे हैं, दैट डिपेंड्स अपॉन योर पॉजिटिव एटीट्यूड। एंड आपके कंपनी का जो ग्रोथ है, ठीक है ना, वो आपके पॉजिटिव एटीट्यूड पे डिपेंड करता है। तो पूरा का पूरा पॉजिटिव एटीट्यूड पे ही इन्होंने इस बुक पे फोकस किया हुआ है, ठीक है ना, कि किसी भी इंसान का ग्रोथ उसके एजुकेशन पे 10 से 15% डिपेंड करता है। किसी भी इंसान का ग्रोथ उसके एजुकेशन लेवल पे 10 से 15% ही डिपेंड करता है। रिमेनिंग, ठीक है ना, रिमेनिंग लाइक 15 to 85%, ठीक है ना, 15 to 85% जो है वो आपके पॉजिटिव एटीट्यूड पे डिपेंड करता है। 85% मींस यू जस्ट राइट द 100%, ठीक है ना। 15 to 100% वो किस पे डिपेंड करता है, पॉजिटिव एटीट्यूड पे, और किसी चीज पे नहीं। तो ये बुक जरूर पढ़ना कभी भी समय मिले तो। एंड दिस इज जस्ट नॉट अ वन डे प्रोसेस। ये नेटफ्लिक्स का सीरीज नहीं है, नोवेल नहीं है जो आप एक दिन में खत्म कर दो, ठीक है ना। टेक योर टाइम, रीड इट प्रॉपरली, इट माइट टेक 1 month, क्योंकि जब भी आप मोटिवेशनल चीज देखते हो ना, तो मोटिवेशनल चीज हम लोग 5-5 घंटा नहीं देख सकते। मोटिवेशनल चीजें जो है वो 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा ही अच्छा लगता है, ठीक है ना। उसके बाद बैक टू द पवेलियन। इंसान का ये नेचर है, उसको आप बदल नहीं सकते, ठीक है ना। भले ही उससे आप मोटिवेट होकर करके 4-5 दिन बहुत एक्टिव रहो, फिर से इनएक्टिव हो जाओगे, तो फिर से आपको बूस्ट करने की जरूरत पड़ती है खुद को। तो वो सारी चीजें आप यहां पर कर सकते हैं, ठीक है ना। कम टू द टॉपिक, ठीक है। चलिए, HTTP का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो आपने कभी भी गौर किया होगा, जब भी आप किसी भी वेब पेज को, जब कभी भी आप किसी भी वेब पेज को एक्सेस करते हैं, या वेब सर्वर आप बोल दो, वेब सर्वर, तो वेब सर्वर में भाई क्या क्या आएगा, किसी भी तरीके का सर्वर। वेब सर्वर का मतलब क्या हो गया, किसी भी तरीके का सर्वर, ठीक है ना। भाई ये जीमेल सर्वर हो सकता है, किसी भी तरीके का सर्वर हो सकता है, ठीक है ना। ये सब वेब सर्वर है, ठीक है ना। ये जीमेल वेब सर्वर है, ठीक है ना। ये फेसबुक का वेब सर्वर है,
ठीक है ना। ये इसी तरह से फ्लिपकार्ट का वेब सर्वर है, फ्लिपकार्ट, ठीक है ना। ये सभी क्या है, वेब सर्वर है इन सब के। अब किसी भी वेब सर्वर से हम लोग क्या एक्सेस करते हैं, यूजर जो है, यूजर जो है वो क्या एक्सेस करता है, वेब पेज। यूजर यूजर एक्सेस वेब पेजेस। यूजर क्या एक्सेस करता है, वेब पेजेस एक्सेस करता है ना। और वेब पेजेस को एक्सेस करने के लिए यूजर को उस वेब सर्वर का डोमेन नेम चाहिए होता है, ठीक है ना। तो आप उस सर्वर का डोमेन नेम लिखते हैं कहां पर, यूआरएल पे। तो यूआरएल पे जो भी आप डोमेन नेम लिखते हो, जब आप सर्वर से कनेक्ट होते हैं तो आप कभी गौर करना, यहां पर लिखा हुआ आता है http :/ तब आएगा www.gmail.com, मीन्स ये जो वेब सर्वर पे रिक्वेस्ट जा रहा है उसके लिए प्रोटोकॉल कौन सा यूज हो रहा है, http। जो वेब सर्वर जीमेल पे रिक्वेस्ट जा रहा है उसके लिए प्रोटोकॉल कौन सा यूज हो रहा है मेरे दोस्त, http, ठीक है ना। तो http जो प्रोटोकॉल है ये बेसिकली वेब सर्वर से वेब पेजेस को एक्सेस करने के लिए यूज किया जाता है। तो सिंपली इसको हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं, http को, ठीक है ना, कैसे डिफाइन कर सकते हैं, इट इज यूज्ड टू एक्सेस वेब पेजेस फ्रॉम वेब सर्वर, ठीक है, बहुत सिंपल से भाषा में। क्लियर है भाई। चलिए दूसरी बात आपको याद होगा, पोर्ट एड्रेस के बारे में मैंने कुछ बोला था। पोर्ट एड्रेस कितने बिट का होता है भाई, 16 बिट का होता है। 16 बिट से रेंज क्या क्रिएट हो सकता है, तो 0 to 2 to the power 16 - 1। आउट ऑफ ऑल दिस पोर्ट एड्रेस, जो 0 से लेकर के 1023 का पोर्ट एड्रेस होता है, इसको हम लोग बोलते हैं वेल नोन पोर्ट एड्रेस। याद होगा स्टार्टिंग के लेक्चर में, वेल नोन पोर्ट एड्रेस यूज फॉर स्पेशल पर्पस, यूज फॉर स्पेशल पर्पस, ठीक है ना। एंड रिमेनिंग जो पोर्ट एड्रेस है वो आपका क्लाइंट यूज करता है। रिमेनिंग पोर्ट एड्रेस और यू कैन से द एड्रेसेस आर यूज्ड बाय क्लाइंट, ठीक है ना। क्लाइंट के थ्रू क्या हो सकता है, रिमेनिंग पोर्ट एड्रेस यूज हो सकता है। तो ये जो वेल नोन पोर्ट एड्रेस है, ठीक है ना, इसको कहां पर यूज करते हैं, ठीक है ना, तो यूज फॉर एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल, एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल। कैसे, तो इसको देखिए, तो देखिए एचटीटीपी हमारा एप्लीकेशन लेयर का प्रोटोकॉल है, ठीक है ना, एप्लीकेशन लेयर का प्रोटोकॉल है। तो इसके लिए पोर्ट एड्रेस यूज होता है 80, ठीक है ना। ये वेल डिफाइन है, इसको चेंज नहीं कर सकते, ये वेल डिफाइन है, इसको कभी भी चेंज नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो ऐसे एप्लीकेशन लेयर में बहुत सारे प्रोटोकॉल है, एफटीपी है, एसएमटीपी है, डीएनएस है, तो हर के लिए रिजर्व कुछ पोर्ट एड्रेस है। तो ये सारे पोर्ट एड्रेस रिजर्व किए गए हैं एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल को असाइन करने के लिए, जिसको कोई भी क्लाइंट कभी भी यूज नहीं कर सकता, एंड दैट्स व्हाई दीज आर कॉल्ड द वेल नोन पोर्ट एड्रेस। फॉर एग्जांपल एचटीटीपी के लिए हम लोग पोर्ट एड्रेस कितना यूज करते हैं, 80। क्लियर है भाई।
ओके, ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए दूसरा है प्रॉक्सी सर्वर। प्रॉक्सी सर्वर, ठीक है ना, प्रॉक्सी सर्वर। आपने कभी सीओए में कैश के बारे में पढ़ा होगा, कैश, कैश मेमोरी, ठीक है ना, या आपने ऑपरेटिंग सिस्टम में टीएलबी के बारे में कभी सुना होगा, वो भी एक तरह का कैश मेमोरी होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम में टीएलबी भी क्या होता है, कैश मेमोरी होता है। तो जब भी हम लोग कैश मेमोरी की बात करते हैं तो कैश मेमोरी का काम क्या है, जितने भी रिसेंट एक्टिविटीज है उसको स्टोर करके रखना, सो दैट फर्दर अगर वो एक्टिविटी होती है तो रादर देन गोइंग टू द मेन मेमोरी वी कैन एक्सेस फ्रॉम द कैश मेमोरी। यही होता है ना भाई, जितने भी रिसेंट एक्टिविटी है उसको हम लोग, क्योंकि देखिए मेन मेमोरी का साइज बहुत बड़ा होता है और कैश मेमोरी का साइज छोटा होता है, तो रिसेंट एक्टिविटी को अगर मैं कैश मेमोरी में स्टोर कर लूं तो नेक्स्ट टाइम अगर सीपीयू कोई भी पेज के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है तो मेन मेमोरी में जाने की बजाय हम लोग कहां सर्च करेंगे, कैश मेमोरी में। सो देयर इज अ हायर पॉसिबिलिटी दैट द पेज रिक्वेस्टेड बाय द सीपीयू कैन बी विल बी अवेलेबल इनसाइड द कैश। तो मेन मेमोरी में नहीं जाकर के कैश से ही एक्सेस कर लेगा। इससे क्या होगा, टाइम की बचत होगी। एंड कंप्यूटर साइंस इज ऑल अबाउट द टाइम, सेविंग ऑफ टाइम। भाई प्रोसेस शेड्यूलिंग में हम लोग क्या करते हैं, क्या करना चाहते हैं, एनीवन कैन आंसर? जब भी आप प्रोसेस शेड्यूलिंग पढ़ते हैं, व्हाट इज आवर अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव? हाँ, टीसीपी का फुल फॉर्म ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है। मैंने कुछ और लिखा था क्या? उसको चेंज कर लेना, रिमेनिंग ऑल ऑफ यू, अगर मैंने कुछ और लिख रखा है। उसको चेंज कर लेना, ट्रांसमिशन होता है, ट्रांसफर नहीं होता है। देखिए कंप्यूटर साइंस में पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव होता है टाइम को लेकर करके चलता है। जैसे कि आप जब प्रोसेस शेड्यूलिंग पढ़ते हैं तो प्रोसेस शेड्यूलिंग में अल्टीमेट हमारा गोल क्या होता है? अच्छा, प्रोसेस शेड्यूलिंग में हम लोग क्या कैलकुलेट करते हैं? कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो ना, तो प्रॉब्लम को सॉल्व करते टाइम हमेशा आप क्या कैलकुलेट करते हो? वेटिंग टाइम। हमारा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव होता है वेटिंग टाइम को रिड्यूस करना। देखिए जब भी आप ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रोसेस शेड्यूलिंग को डील करते हैं तो प्रोसेस शेड्यूलिंग में हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होता है? वेटिंग टाइम को रिड्यूस करना। क्या करना भाई? रिड्यूस करना। और इसी के लिए हम लोग अलग अलग शेड्यूलिंग एल्गोरिथम पढ़ते हैं। एफसीएफएस में वेटिंग टाइम ज्यादा होता है, प्रायोरिटी में भी ज्यादा होता है, बट व्हेनेवर यू विल यूज द राउंड रॉबिन सेम सीक्वेंस ऑफ प्रोसेस के लिए तो वेटिंग टाइम कम हो जाता है। तो अल्टीमेट हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होता है? वेटिंग टाइम को रिड्यूस करना, मींस टाइम को रिड्यूस करना। सिमिलरली कंप्यूटर नेटवर्क में अल्टीमेट हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? विदाउट एनी एरर कम से कम टाइम पे एक फाइल जो है वो सोर्स टू डेस्टिनेशन डिलीवर हो जाए। तो ये सब देखिए बहुत ब्रॉड वे का डिस्कशन है, इसलिए मैं नहीं कर रहा हूं, ठीक है ना। कंप्यूटर नेटवर्क में हमारा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ठीक है ना? डिलीवर फाइल्स इन मिनिमम टाइम विदाउट लॉस। तो अगेन यहां पर फैक्टर आ गया, क्या फैक्टर आ गया? टाइम। तो मैंने जैसा कि आपको बताया, सपोज आपके पास एक फाइल है, ठीक है ना, एक ये फाइल है आपके पास, ठीक है ना। इस फाइल को भेजने का बहुत सारा तरीका है।
इसको आप सिंगल पैकेट में भी भेज सकते हो, सिंगल एक पैकेट क्रिएट कर करके भेज सकते हो। दूसरा तरीका क्या है, आप इसको 10 पार्ट्स में ब्रेक कर दो, 10 पार्ट्स में आप इसको क्या करो, ब्रेक करो, तब सेंड करो। तीसरा तरीका क्या है, 20 पार्ट्स में आप इसको ब्रेक करो, तब इसको सेंड करो। ठीक है ना। सपोज सिंगल पैकेट हम लोग सेंड कर रहे हैं तो इसमें लग रहा है 50 मिली सेकेंड, 10 पार्ट में ब्रेक कर रहे हैं तो इसमें लग रहा है सपोज 30 मिली सेकेंड, 20 पार्ट में ब्रेक कर रहे हैं तो इसमें लग रहा है 18 मिली सेकेंड। तो आपको क्या लगता है कौन सा टेक्निक सही होगा? 3 टेक्निक मैंने यूज किया है, पहला, दूसरा और तीसरा। तो इन तीनों में से बेस्ट टेक्निक कौन होगा जिसमें टाइम सबसे कम लगता है? जैसे कि आउट ऑफ ऑल द शेड्यूलिंग एल्गोरिदम विच वन इज बेस्ट? राउंड रॉबिंग। राउंड रॉबिंग सबसे बेस्ट शेड्यूलिंग एल्गोरिदम है। क्यों? क्योंकि उसका वेटिंग टाइम सबसे कम होता है। सिमिलरली यहां पर भी सबसे बेस्ट टेक्निक कौन यूज होगा? तो दिस, क्योंकि इसमें टाइम सबसे कम लग रहा है। और यही रीजन है कि फाइल को सिंगल पैकेट में कभी भेजा ही नहीं जाता है, उसको हम लोग ब्रेक करके भेजते हैं, क्योंकि हमारा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव कंप्यूटर साइंस में यही है कि कम से कम टाइम पे फाइल को डिलीवर करना। सपोज आप लोग जब प्रोग्रामिंग की बात करते हो तो प्रोग्रामिंग में जब आप फर्स्ट ईयर में होते हैं तो आपका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? प्रोग्राम को लिखना विदाउट कंसर्न अबाउट द मेमोरी एंड टाइम। जब हम लोग फर्स्ट ईयर में रहते हैं, सी प्रोग्रामिंग को जब हम लोग पढ़ रहे होते हैं तो हमारा कंसर्न क्या होता है? विदाउट वॉरिंग अबाउट द मेमोरी एंड द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, रन द प्रोग्राम। कैसे भी कर करके कितने भी वेरिएबल्स ले लें, कुछ भी कर लें, एरे ले लें, 4 एरे ले लें, कुछ भी करें, मेरा अल्टीमेट टारगेट होता है जब हम लोग सी प्रोग्रामिंग पढ़ते हैं मेरा प्रोग्राम चल जाए। फिर धीरे धीरे जब हम लोग सेकेंड ईयर में आते हैं तो हमारा दिमाग ग्रो करता है कि भाई प्रोग्राम को सिर्फ रन कराना हमारा टारगेट नहीं है, हमें ऑपरेटिंग सिस्टम के बिहाफ पे भी सोचना होगा कि मेमोरी को एफिशिएंटली यूटिलाइज कैसे करें। और धीरे धीरे हम लोग लिंक लिस्ट की तरफ माइग्रेट होते हैं, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। मीन सपोज, कहने का मतलब क्या है, सपोज कोई यूजर इस तरह से प्रोग्राम लिख रहा है, सपोज आपने इस तरह से एक प्रोग्राम लिख दिया 10 टू द पावर 10, इस तरह से आप प्रोग्राम लिख रहे हो, ठीक है ना, इस तरह से आप प्रोग्राम लिख रहे हो। ये प्रोग्राम अगर आप चलाओगे तो 10 टू द पावर 10 का मतलब क्या हो गया कि इतना कंटिन्यूअस मेमोरी आपको चाहिए, और सपोज वो अवेलेबल नहीं है, ठीक है ना, इतना कंटिन्यूअस मेमोरी आपको चाहिए और वो रैम में अवेलेबल नहीं है, तो क्या होगा? यू कैन नॉट रन योर प्रोग्राम, यू कैन नॉट रन योर प्रोग्राम, क्योंकि यहां पर आपने रैम को एफिशिएंटली यूटिलाइज नहीं किया है। क्योंकि जो मेमोरी होता है वो मेमोरी स्कैटर्ड वे में कहीं पर भी अवेलेबल हो सकता है। सपोज ये मेमोरी ऑक्युपाइड है, ये भी ऑक्युपाइड है, और ये 2 मेमोरी अवेलेबल है, लेकिन ये कंटिन्यूअस नहीं है। सो यू कैन नॉट एग्जीक्यूट योर कोड, यू कैन नॉट एग्जीक्यूट योर कोड। सो इफ यू वांट टू एग्जीक्यूट योर कोड, you have to write a program so that you can access this part of memory as well as this part of memory. Contiguous नहीं है तो आपको मेमोरी को जो एक्सेस करना है वो कैसे करना है? डायनेमिक वे में करना है। कैसे करना है भाई? तो डायनेमिक वे में करना है। और डायनेमिक वे में मेमोरी को एक्सेस करने के लिए हम लोग किसको डील करते हैं? वी बेसिकली डील विद द सब्जेक्ट दैट इज कॉल्ड द डेटा स्ट्रक्चर। नाम से ही लग रहा है कि डेटा को स्ट्रक्चर्ड वे में मेमोरी में कैसे स्टोर करना है। ठीक है ना? तो जब हम लोग मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन समझ जाते हैं सेकेंड ईयर में कि हाँ अब डायनेमिक वे में मेमोरी को कैसे एफिशिएंटली यूटिलाइज कर सकते हैं, सो अल्टीमेट पर्पस ऑफ स्टोरिंग द डेटा स्ट्रक्चर इज टू यूज द मेमोरी एफिशिएंटली। ठीक है ना? और जब सेकेंड ईयर में ये बातें हम समझ जाते हैं तो थर्ड ईयर में आकर के हम लोग पढ़ते हैं एल्गोरिथम। सो व्हाट इज द अल्टीमेट गोल ऑफ एल्गोरिथम? दैट इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। अभी तक हम लोग अपने प्रोग्राम के टाइम के बारे में नहीं सोच रहे थे, अब सोचना पड़ेगा, क्योंकि बेस्ट प्रोग्राम वही माना जाता है जिसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सबसे मिनिमम होता है। ठीक है ना? देन वी स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी।
और उसका आइडिया हमें कहां से मिलता है, एल्गोरिथम से मिलता है। तो इसी तरह से धीरे धीरे चीजें जो है वो ग्रो करती है, एक बार में ग्रो नहीं करती है। तो चलिए हम लोग कहां पढ़ते हैं, प्रॉक्सी सर्वर में। तो हम लोग जानते हैं कैश मेमोरी का यूज क्या है, जितने भी रिसेंट एक्टिविटीज है, जितने भी रिसेंट एक्टिविटीज है उसको हम लोग कैश में स्टोर करके रखते हैं, क्योंकि कैश का साइज बहुत छोटा होता है, सीपीयू के पास होता है, एक्सेस टाइम कम होगा। मेन मेमोरी सीपीयू के दूर है तो उसका एक्सेस टाइम ज्यादा है, तो बार बार मेन मेमोरी को एक्सेस करेंगे तो टाइम ज्यादा लगेगा। तो हम लोग चाहते क्या है कि पूरा का पूरा प्रोसेस कम से कम टाइम में एग्जीक्यूट हो जाए। तो उसके लिए बेस्ट क्या है, इंप्लीमेंट है कैश मेमोरी, ताकि रिसेंट एक्टिविटी को अगर मैंने उधर स्टोर कर दिया तो क्या होगा, कम टाइम में पूरा का पूरा प्रोसेस एग्जीक्यूट होकर के बाहर निकल जाएगा। और वही कुछ सिनेरियो होता है प्रॉक्सी सर्वर के केस में। तो प्रॉक्सी सर्वर क्या करता है, इट बेसिकली स्टोर ऑल recent activities ठीक है ना, एक्टिविटीज। ये क्या करता है, जितने भी रिसेंट एक्टिविटीज हैं उसको स्टोर करता है। रिसेंट एक्टिविटीज का मतलब क्या हो गया, लाइक वेब पेजेस, ठीक है ना। तो प्रॉक्सी सर्वर बेसिकली हमारे कंप्यूटर के अंदर ही होता है। आपके पास जो कंप्यूटर है ना, उसी कंप्यूटर के अंदर ही एक छोटा सा सर्वर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं प्रॉक्सी सर्वर। या प्रॉक्सी सर्वर आउटसाइड द कंप्यूटर भी हो सकता है, ठीक है ना, जहां पर रिसेंट जितनी भी एक्टिविटीज है उसको स्टोर करके रखा जाता है। सपोज आपके डे टू डे लाइफ में एक चीज कॉमन है, आप फेसबुक चलाते हो, आप जीमेल चलाते हो, या इस तरह से कुछ भी चलाते हो, ठीक है ना, IRCTC एक्सेस कर रहे हैं, ऑनलाइन बैंकिंग एक्सेस कर रहे हैं। तो जो भी रिसेंट एक्टिविटीज है जो आप डे बाय डे पे कर रहे हैं वो सब आपके प्रॉक्सी सर्वर पे रहता है। तो बार बार DNS सर्चिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि अगर इन सभी का वेब पेजेस आपके प्रॉक्सी सर्वर पे अवेलेबल है तो बार बार DNS क्वेरी को रन करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्टली लुकिंग एट द प्रॉक्सी सर्वर यू कैन कनेक्ट विद द एक्चुअल सर्वर, ठीक है ना, आप एक्चुअल सर्वर से कनेक्ट हो सकते हैं। तो रिसेंट जितने भी एक्टिविटीज है उसको मेंटेन करने के लिए हम लोग प्रॉक्सी सर्वर का यूज करते हैं, ठीक है भाई। चलिए अगर FTP के बारे में बात करें तो FTP का बहुत ही सिंपल सा फंडा है, इसका फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, नाम से ही लग रहा है कि फाइल को ट्रांसफर करने के लिए प्रोटोकॉल क्या होता है, यूज होता है, ठीक है ना। फाइल को ट्रांसफर करने के लिए प्रोटोकॉल यूज होता है, ठीक है। तो इट इज यूज्ड टू सेंड और रिट्रीव फाइल, ठीक है ना। ये फाइल को या तो सेंड करने के लिए या रिट्रीव करने के लिए, मतलब अपलोड या डाउनलोड के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, फाइल के अपलोडिंग या डाउनलोडिंग के लिए FTP प्रोटोकॉल को यूज करते हैं। हालांकि HTTP भी यूज हो सकता है भाई, फाइल को वेब सर्वर पे अपलोड या डाउनलोड करने के लिए हम लोग HTTP भी यूज कर सकते हैं। लेकिन सपोज फाइल का साइज बहुत ज्यादा बड़ा है और डिफरेंट फॉर्मेट का फाइल है, तो वहां पर हम लोग प्रीफर करते हैं FTP को यूज करना, ठीक है ना। सो क्या बोल सकते हैं, स्पेशली used for large size file with different format, अलग अलग फॉर्मेट के लार्ज साइज फाइल को एक्सेस या अपलोड करने के लिए हम लोग बेसिकली यूज करते हैं, ठीक है। अब FTP के केस में, ठीक है ना, दो पोर्ट एड्रेस यूज होता है। एक होता है कंट्रोल कनेक्शन और दूसरा होता है डेटा कनेक्शन। दो तरह के कनेक्शंस होते हैं, कंट्रोल एंड डेटा, ठीक है ना। आप इसको लिख लेना, ये हैंग होता रहता है, ठीक है। कंट्रोल कनेक्शन, डेटा कनेक्शन,
इसके लिए पोर्ट एड्रेस यूज होता है 20 और इसके लिए पोर्ट एड्रेस यूज होता है 21, ठीक है ना। तो एफटीपी के केस में दो तरह के कनेक्शंस होते हैं, डेटा कनेक्शन एंड कंट्रोल कनेक्शन, ठीक है ना। डेटा कनेक्शन में क्या होता है, ठीक है ना, डेटा कनेक्शन में क्या होता है, ठीक है ना, टीसीपी, ये क्या है, पोर्ट एड्रेस है। पोर्ट एड्रेस कहां पर अप्लाई हो रहा है, ट्रांसपोर्ट लेयर में। टीसीपी कनेक्शन इज मेड फॉर ईच फाइल, ईच फाइल मीन सपोज अगर आपको 100 फाइल्स डाउनलोड करने हैं तो 100 टीसीपी कनेक्शन होगा विद द पोर्ट नंबर 20। कंट्रोल कनेक्शन का मतलब क्या होता है, ठीक है ना, सिर्फ एक टीसीपी कनेक्शन होगा फॉर द एंटायर सेशन, ओनली वन टीसीपी कनेक्शन, टीसीपी कनेक्शन फॉर एंटायर सेशन, एंटायर सेशन। तो बहुत बेसिक सा डिफरेंस है। डेटा कनेक्शन के केस में हम लोग पोर्ट एड्रेस यूज करते हैं 20, ठीक है। अब टीसीपी कनेक्शन हर एक फाइल के लिए बार बार क्रिएट होता है, ठीक है ना, मतलब क्लाइंट और सर्वर के बीच में हर एक फाइल को डाउनलोड या अपलोड करने के लिए एक टीसीपी कनेक्शन बनेगा। जब तक क्लाइंट सर्वर से कनेक्टेड है तब तक के लिए एक ही सेशन चलेगा पूरा का पूरा, क्योंकि एक ही सेशन में सारा एक्टिविटीज हो गया। उसके बाद क्लाइंट क्या करेगा, लॉग आउट कर देगा या कनेक्शन को टर्मिनेट कर देगा, सिस्टम को शट डाउन कर देगा या बंद कर देगा, यही होगा ना। तो पूरे एंटायर सेशन के लिए एक ही टीसीपी कनेक्शन होता है और हर एक इंडिविजुअल फाइल्स के लिए इंडिविजुअल टीसीपी कनेक्शन होता है। तो सपोज क्लाइंट को 100 फाइल सर्वर से डाउनलोड करना है तो कंट्रोल कनेक्शन एक ही बनेगा और डेटा कनेक्शन 100 बनेंगे, ठीक है। अब लास्ट है हमारा ईमेल सर्विसेज। तो देखिए ईमेल सर्विसेज कैसे काम करता है। ठीक है ना, यहां पर हम लोग बात करने वाले हैं ईमेल सर्विसेज, ईमेल सर्विसेज, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, मेल सर्वर है। सपोज दिस इज द मेल सर्वर। जो आप लोग जीमेल वगैरह यूज करते हैं ना, वो कैसे काम करता है उसको थोड़ा सा देखते हैं, ये कैसे काम करता है, ठीक है ना। ये हमारा क्या है, क्लाइंट है। क्लाइंट इज नथिंग बट अ कंप्यूटर, जो आप हो, खुद ही हो, जो कंप्यूटर से क्या कर रहे हैं, ईमेल सर्वर को एक्सेस कर रहे हैं। ये दूसरा क्लाइंट है, क्लाइंट है। ये क्लाइंट सपोज ए है और ये क्लाइंट हमारा बी है। अब क्लाइंट ए को बी को क्या करना है, कोई मेल करना है, कुछ मेल करना है। तो ये मेल सबसे पहले ईमेल सर्वर पे क्या होगा, अपलोड होगा। और जब कभी भी क्लाइंट बी ऑनलाइन आएगा उसको ये मेल दिख जाएगा और ये मेल सर्वर से क्या कर सकता है, डाउनलोड कर सकता है। यही होता है भाई, दो लोगों के बीच में मेल का कम्युनिकेशन कैसे होता है। मैंने मेल सर्वर पे अपलोड कर दिया, जब भी आप ऑनलाइन आओगे आप उस मेल सर्वर से डाउनलोड कर सकते हो, ऐसे ही चलता है। तो यहां पर देखिए क्लाइंट ए जो है मेल सर्वर पे मेल को अपलोड करने के लिए जो प्रोटोकॉल यूज करता है दैट इज कॉल्ड द एसएमटीपी, ठीक है ना। तो एसएमटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, एसएमटीपी का फुल फॉर्म होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है ना। तो एसएमटीपी प्रोटोकॉल क्लाइंट क्यों यूज कर रहा है, तो मेल को सर्वर पे अपलोड करने के लिए, ठीक है ना, मेल को सर्वर पे अपलोड करने के लिए। और इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं पुश। तो पुश का मतलब क्या हो गया, यू आर पुशिंग योर मेल टू द मेल सर्वर, ठीक है ना। और एसएमटीपी जो है वो पोर्ट एड्रेस यूज करता है 25। तो ये ट्रांसपोर्ट लेयर पे एसएमटीपी पोर्ट एड्रेस क्या यूज करता है, 25, ठीक है। नाउ अब दूसरा जो क्लाइंट है वो मेल सर्वर से मेल को डाउनलोड करने के लिए जो प्रोटोकॉल यूज करता है वो है हमारा POP3 और IMAP 4, ठीक है। ये मेल को मेल सर्वर से डाउनलोड करने के लिए यूज किया जाता है।
और इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, पुल। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, पुल। सो सी, client A is pushing the mail to the mail server and the client B is pulling the mail from the mail server, and the protocol used for this process is the POP3 और IMAP4। तो POP3 का फुल फॉर्म क्या होता है, ये जो 3 है ये वर्जन को इंडिकेट कर रहा है। POP3 का मतलब होता है, ठीक है ना, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। देखिए ईमेल का जन्म क्यों हुआ, पोस्ट ऑफिस के कल्चर को डिस्ट्रॉय करने के लिए। भाई पहले के जमाने में क्या होता था कि आपको चिट्ठी लिखना है, देखो ना बॉर्डर मूवी, चिट्ठी लिखना है तो आप चिट्ठी लिखते थे पेपर पे, रैप अप करके इन्वेलप में डालते थे और पोस्ट ऑफिस में छोड़ आते थे ताकि वो चिट्ठी डेस्टिनेशन तक पहुंच जाए और वो रीड कर पाए जो मैं उसको कहना चाहता हूं। यही होता था ना। तो पहले के जमाने पे एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए डिस्टेंस लोकेशन में बैठ कर करके एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए हम लोग पोस्ट ऑफिस का इस्तेमाल करते थे, ठीक है ना। तो इसीलिए इसका नाम पड़ा पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। और यहां पर जो 3 है ये बेसिकली वर्जन को रिप्रेजेंट करता है, तो 3 का कोई स्पेशल मीनिंग नहीं है, ठीक है ना। दूसरा है आईमैप। आईमैप, तो आईमैप का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट मेल एक्सेस प्रोटोकॉल, ठीक है ना। इंटरनेट मेल एक्सेस प्रोटोकॉल। देखिए जब मेल वगैरह, जब ये मेल सर्विसेज या मेल का एप्लीकेशन जब मार्केट में आया तो लोग POP3 को ही यूज करता था, क्योंकि उस समय उसमें फीचर्स एड ऑन नहीं थे। उसमें बस इतना ही टारगेट था कि मेल का आना जाना बना रहे, लेकिन बाद में बहुत सारे फीचर्स की रिक्वायरमेंट हुई। सपोज क्लाइंट फाइल भी सेंड कर सकता है, वीडियो भी सेंड कर सकता है, या क्लाइंट जो है वो मेल के ही अंदर बहुत सारे फोल्डर्स क्रिएट कर सकता है, मेल को डिलीट कर सकता है। बात समझ में आ रहा है, मेल को दूसरे फोल्डर में स्विच कर सकता है। तो टू एड ऑन द वेरियस फीचर्स इनसाइड द जीमेल एप्लीकेशन, ठीक है ना, नया प्रोटोकॉल आया जिसको हम लोग बोलते हैं आईमैप, ठीक है ना, इंटरनेट मेल एक्सेस प्रोटोकॉल। So in Gmail applications, either you can use the POP3 or IMAP to access the mail from the mail server, ठीक है ना। तो ये कोई भी प्रोटोकॉल यूज हमारा ये हो सकता है। तो ये सफिशिएंट इंफॉर्मेशन है टू जस्ट गिव द आंसर टू द इंटरव्यूअर अबाउट द मेल सर्वर। ठीक है, तो इतना पूरा था अपना कंप्यूटर नेटवर्क से रिलेटेड, जो हमें थोड़ा बहुत देखना था प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखिए ये सफिशिएंट है, इतना इन डेप्थ हम लोग किसी भी चीज के अंदर जा नहीं सकते हैं। तो इतना इंफॉर्मेशन सफिशिएंट है इंटरव्यूअर के किसी भी क्वेश्चन को हैंडल करने के लिए, या कोई भी नया क्वेश्चन जो आपके सामने आता है उसको समझने के लिए, उसके आंसर को समझने के लिए इतना कॉन्सेप्ट मोर देन सफिशिएंट है। तो आप लोगों को करना क्या है, ठीक है ना, आप क्या करो कि जैसा मैंने आपको बताया है, फॉराउजन का जो बुक है, फॉराउजन का जो बुक है, ठीक है ना, फॉराउजन का जो बुक है, फॉराउजन ऐसे ही कुछ स्पेलिंग होगा, या पहला वाला ही सही था मेरे ख्याल से, ठीक है ना, स्पेलिंग में कुछ रखा उखा नहीं है। फॉराउजन का जो बुक है, ठीक है ना, कंप्यूटर नेटवर्क का, इसके स्टार्टिंग 2 चैप्टर को पढ़ लेना। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, स्टार्टिंग जो 2 चैप्टर्स है, 2 चैप्टर्स है, इसको जाकर के एक बार रीड कर लेना सिर्फ, और जो भी आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट लगता है उसको बस अपने नोट्स में लिख लेना, ठीक है ना, अपने नोट्स पे लिख लेना। इसके अलावा आपको कहीं से भी कोई भी इंटरव्यू का क्वेश्चन मिलता है तो आई एम टेलिंग यू, मतलब वो आप इजीली समझ जाओगे। अगर इनकेस उसका आंसर उस समय समझ में नहीं, पता नहीं है, तो आप कहीं से भी पढ़ करके समझ सकते हो। इतना तो कंप्यूटर नेटवर्क मैंने आपको सिखा दिया है, ठीक है भाई, भरत, राजेश, एवरीवन। तो इतना कंप्यूटर नेटवर्क का कॉन्सेप्ट हम लोगों ने डील कर लिया है कि अब आपके सामने कोई भी नया प्रॉब्लम आता है तो आप उसको समझ सकते हो।
राजेश देखिए इस तरह के सिचुएशंस होते हैं, ठीक है ना, आप जब देखते हैं तो अचानक से लगता है, ये ज्यादातर होता है थ्योरेटिकल टाइप के क्वेश्चंस में, कि अगर आप किसी सॉल्यूशंस को देख रहे हैं नहीं बन रहा है या गलत हो जा रहा है, तो ये सब थ्योरेटिकल टाइप के प्रॉब्लम में होते हैं। तो उसको रिड्यूस करने का, अपने गलतियों को रिड्यूस करने का एक ही तरीका है, डू मोर प्रैक्टिस एंड रिवाइज ऑल योर थ्योरेटिकल कंटेंट्स, ठीक है ना, यही बस एकमात्र तरीका है और कोई दूसरा वे नहीं है, ठीक है ना। बाकी न्यूमेरिकल टाइप के प्रॉब्लम में पता है अगर ये अप्रोच हम लोग फॉलो करते हैं तो ये आंसर आना तय है, ठीक है ना, जो आंसर आएगा उसमें हम लोग कॉन्फिडेंट रहते हैं। चलिए भाई, तो यहां पर अलविदा लेते हैं, बाकी सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़िए, और मैं तो यही सजेस्ट करूंगा जितने भी प्लेसमेंट के एस्पायरेंट्स हैं गेट पे भी पैरेलली फोकस करिए। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे प्लेसमेंट पे ही जाना है तो बेहतर तरीके से फोकस करिए, और प्लेसमेंट के लिए जो बेस्ट ऑप्शन होता है आप बैंगलोर जाकर के ट्राई करो, बैंगलोर हो गया, या बैंगलोर बेस्ट प्लेस है, ठीक है ना, लाइक या हैदराबाद, आप इन दो जगहों पे जाकर करके ट्राई करिए, क्योंकि वहां पर आए दिन रिक्रूटमेंट होती रहती है, तो वहां पर आपको अपॉर्चुनिटी ज्यादा मिल जाएगा। तो अगर आप पास आउट हैं, अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं जॉब के लिए, तो गो टू द बैंगलोर, ट्राई फॉर द जॉब, डेफिनेटली यू विल गेट इट। और उसमें भी अगर कहीं पर भी मेरी हेल्प की नीड होती है तो मैं जरूर करूंगा। वहां पर मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो ऑलरेडी कहीं ना कहीं वर्किंग है, ठीक है ना, तो उनको पता है कि कहाँ क्या जॉब अपॉर्चुनिटी है या उनके कंपनी में जॉब अपॉर्चुनिटी है, तो इस तरह से जो भी मदद बन पाएगी मैं करने की कोशिश करूंगा। बस एफर्ट आपको डालना है, क्योंकि अगर आप ये सोचते हो कि मैं पटना में रह करके मुझे कोई जॉब दे देगा या जॉब का अपॉर्चुनिटी मिल जाएगा, नहीं मिलेगा, ठीक है ना, या आप किसी कंपनी के वैकेंसी आने का वेट कर रहे हैं, तो ये भी नहीं करना है। बैंगलोर में जाओगे, स्टार्टिंग में आपको कोई ना कोई जॉब मिल जाएगा, 15,000 20,000 25,000 का कोई ना कोई जॉब मिल जाएगा। इससे बेनिफिट क्या होगा कि एटलीस्ट आप अपना खर्चा पानी निकाल सकते हो और दूसरे कंपनी में ट्राई कर सकते हो। तो उसके बाद जैसे ही आपको एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलता है, 4 लाख 5 लाख या 6 लाख का पैकेज मिलता है, स्विच कर जाओ। तब तक कम से कम आपका खर्चा पानी निकलता रहेगा, आप लर्निंग प्रोसेस में रहोगे। तो घर बैठे टाइम वेस्ट करने से बेटर है, या अपॉर्चुनिटी का वेट करने से बेटर है, गो टू द बैंगलोर, ट्राई फॉर द जॉब, विद इन 2 मंथ यू विल गेट इट। भले सैलरी थोड़ा कम बेसी रहेगा, वो मैटर नहीं करता है, आपने इतना पढ़ा है और आगे पढ़ते रहोगे तो इतना तो हो जाएगा कि आप कोई अच्छा जॉब कैप्चर कर सकते हो, ठीक है भाई। तो चलो, मस्त रहो, मजे करो और मेहनत करते रहो, ठीक है ना। और जो स्पेशली प्लेसमेंट से लाइक डिपेंडेंट है, प्लेसमेंट पे डिपेंडेंट है, और पास आउट एस्पायरेंट्स है, जो भाई ऑन गोइंग कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है, वो तो अपना कॉलेज करिए और वेट करिए, आने वाला होगा। लेकिन जो पास आउट है उनके लिए बेस्ट एडवाइस यही है कि आप बैंगलोर जाइए, ठीक है ना। चलिए, और इन बिटवीन कहीं पर भी मेरी मदद की जरूरत होती है, आपके व्हाट्सएप ग्रुप में मैं ऑलरेडी ऐड ऑन हूं, मुझे कभी भी आप पर्सनली मैसेज कर सकते हैं, ठीक है ना। आपकी जो क्वेरी होगी इमीडिएटली आई विल ट्राई टू रिजॉल्व, तो इसके लिए परेशान नहीं होना है। वही मेरा नंबर भी है, यू कैन डायरेक्टली कॉल मी, नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल, ठीक है ना। लेकिन पहले पूछ लेना, तो मैं आपको टाइम कन्वे कर दूंगा और उसके अकॉर्डिंगली आप बात कर लेना, ठीक है भाई। तो मस्त रहिए, मजे में रहिए और मेहनत करते रहिए।